अस्सलामुअलैकुम, मुस्कुराइए। आप देख रहे हैं नया दिन, कीजिए अपने नए दिन का आगाज शानदार। आपके साथ हैं हम, यानी मैं मोहम्मद शुएब और मैं किरण आफ्ताब। चलते हैं जरा अपने अपने सोफे की तरफ। ठीक है, अपने सोफों की तरफ चलते हैं और अपने अपने सोफे की तरफ। ओके ना, जाए ना, बैठ रही हूँ मैं। ओके, मैंने तो नहीं कहा कि मैं वहाँ बैठ जाऊंगी। आज आपको जतन करने पड़ते हैं। जी जी, और आज हम आगाज में इन्हीं जतन की बात करें। मनसब संभालना, इसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, और फिर इस पे बैठे रह जाना, इसके लिए जतन करने पड़ते हैं। फिर किसी के दिल की मसनद आप संभालें, इसके लिए भी बड़े जतन करने पड़ते हैं। आजकल हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। बजट सर पर है, हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जतन कर रही है। डॉलर को लग गए हैं पर इन्हें कुतर नहीं पा रही। महंगाई के तोहफे आवाम के लिए हैं। एक और बात यह भी है कि ईद करीब है। एक जानिब इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत ईद के बाद कुछ पुराने चेहरे दोबारा सामने लाएगी, यानी तब्दीली सरकार में कुछ और तब्दीलियां मुतवक्के हैं। और दूसरी जानिब क्या हो रहा है, इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी जानिब खड़ी है ऑपोजिशन, और ये ऐसा लगता है कि अपनी सफ़े बराबर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके बयानात नहीं बढ़ते जा रहे। अगर ये कहा जाए कि इनके बयानात में तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं तो गलत नहीं होगा। देखते हैं कि जिन्होंने मनसब संभाला हुआ है वो किस तरह से इन हालात को देखेंगे, और ये भी देखते हैं कि ऑपोजिशन क्या हुकूमत पर दबाव डाल सकेगी, अपनी बात मनवा सकेगी, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए बात कर सकेगी। जो भी हो, सियासी बयानात सब अपनी जगह। आने वाले वक्त में कौन क्या पोजीशन लेगा, कैसे हालात को कंट्रोल करेगा, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करेगा, फ़ायदा उठाएगा, ये देखने लायक बात होगी। एग्जैक्टली इसमें सबसे अहम बात यह है कि आवाम के लिए क्या होगा, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि हुकूमत हो, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर प्रोविंशियल सेटअप में आ जाए तो जहां पर जिसकी हुकूमत है वो बात करता है जो माजी की हुकूमतें हैं उनसे मुताल्लिक, और जो ऑपोजिशन में है या जो माजी में हुकूमतें करते आए हैं वो बात करते हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई है। वो कहेंगे आपने गड़बड़ की, ये कहते हैं आप गड़बड़ कर रहे हैं। पिस आवाम रही है तो आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, क्या ईद अवाम की अच्छी गुजरेगी, इस सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नया दिन की टॉप स्टोरीज हैं, क्या नजर डालेंगे उसी पर। अगरबत्ती का धुआं भी है जानलेवा। अगरबत्ती का धुआं सिगरेट के धुएं से ज्यादा नुकसानदेह और कैंसर का सबब बन सकता है। चीनी तहकीक ने परेशान कर दिया। दुखी इंसानियत की खिदमत और मुफ्त इलाज की फराहमी का मिशन। गंबड़ अस्पताल जिगर की पेवंदकारी 50वां कामयाब ऑपरेशन। अस्पताल में 3 माह के दौरान 30 कामयाब ऑपरेशन किए गए। और मीठी ईद की तैयारियां खटाई में पड़ गईं। मुल्क में ए और ओ लेवल्स के तलबा परेशान। ईद के तीनों दिन इम्तिहानात देना होंगे। जनाब, नया दिन का आगाज़ तो हो चुका, लेकिन वो आगाज़ ही नहीं जब मेरे नबी की बात नहीं। नाते करीम जो लबों से लफ्ज़ अदा हों, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान करें। ये है नात, इसे कहते हैं नात। नात वो जो हुसूल बरकत बने, नात वो जो इजहार मोहब्बत का वसीला बने। तो क्यों ना आज हम नया दिन का आगाज़ भी करें नाते रसूल मकबूल से। बिल्कुल, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, बिलाल हुसैन और नासिर अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज का दिन किस कलाम का आपने इंतखाब किया, पहले आपसे जानना चाह रहे हैं इस बारे में। आज के दिन के हवाले से पहली बात तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको अजर अजीम अता करे। और आज हमने मोहम्मद अली ज़हूरी साहब के एक बहुत ही खूबसूरत कलाम का, जब वो मदीना पाक से मदीना पाक हाज़िरी पेश करके वापस आए और उनके जो जज्बात थे, उन जज्बात को उन्होंने जब लफ्ज़ों में ढाला तो तब एक कलाम उन्होंने लिखा। उस कलाम के चंद अशार इंशाअल्लाह हम पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। प्लीज़, मैं चाहूँगा आप प्रेजेंट करें। जी। तेरी जालियों
जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। जिसे रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था। रोज़े के सामने ये दुआएं मांगता था कि मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए। मेरी जान तो जाए, ये समा बदल न जाए। लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कहना लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कहना कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, और वो ज़हूर यार मेरा वही गमगुज़ार मेरा, वो ज़हूर यार मेरा, वो ही गमगुसार मेरा। मेरी कब्र पर जो आए, नाते नबी सुनाए। मेरी कब्र पर जो आए, नाते नबी सुनाए। और जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साथ
तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। बहुत खूबसूरत कलाम और सिंक्रोनाइजेशन आपके दोनों थे और आपने नात प्रेजेंट की, कलाम प्रेजेंट किया, बहुत सुन के अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत कलाम का आपने इंतखाब किया और ये है नया दिन का आगाज़। थैंक यू सो वेरी मच। साथ आप मौजूद थे और आपने हमारे लिए पेश किया। और चूँकि हम नात की बात कर रहे थे, नात रसूल मकबूल की बात कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी ज़िंदगी का अगर जायज़ा लिया जाए ना, तो उन्होंने इंसानियत की खिदमत की भी बात की और उसका उन्होंने अमली मुजाहिरा भी किया, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। तो आज हम दुखी इंसानियत की खिदमत का तस्करा करेंगे और इसके लिए सबसे पहले बात होगी किसकी? इलाज मुआलजे की सहूलत की। इसकी आसानी, इसकी आसानी के साथ फराहमी, ये एक अजीम काम है और इसी खिदमत में मशगूल है गुम्बट अस्पताल और इन्होंने एक संग मील अबूर किया है। सिंध के शहर खैरपुर में है गुम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और यहाँ जिगर की पैवंदकारी का 50वां कामयाब ऑपरेशन इसे किया गया, इसीलिए इसको संग मील अबूर किया गया ऐसा कहा जा रहा है। तो अस्पताल में गुज़िश्ता 3 महीनों में जिगर की पैवंदकारी के 30 ऑपरेशंस किए गए, 30 कामयाब ऑपरेशंस किए गए हैं, जो कि मुल्क के किसी भी सरकारी अस्पताल के लिए एक बड़ी बात है, वाकई कारनामा है। 1 अरब रुपए की ग्रांट से शुरू होने वाले सिंध हुकूमत के इस अस्पताल में रोज़ाना जिगर के मरीजों को बेहतरीन सहूलत फराहम की जाती है इलाज की। यहाँ ये काम किया जाता है, ऐसे काम किया जाता है। ये जिस तरह आपने किरण आगाज़ में कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत, और वाकई जब हम बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटी की, तो पाकिस्तान भर से ऐसी खबरें रिपोर्ट होती हैं कि हेल्थ फैसिलिटी का फुकदान है, लेकिन कोई अस्पताल अगर अच्छा काम कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी सर्जरीज कर रहा है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर, आप सर्जन हैं लिवर ट्रांसप्लांट के, थैंक यू सो वेरी मच। आज आप नया दिन का मेहमान हैं। जिस तरह किरण भी बता रहे थे कि 1 अरब रुपए की ग्रांट से शुरू हुआ, तो गालिबन 3 साल पहले इसका आगाज़ हुआ। 3 साल। तो 1 अरब की ग्रांट 3 साल पहले मिली, अब तक क्या और ग्रांट मिली है और आगे चल के किस तरह ग्रांट्स मिलेंगी? जो जितना इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से नहीं हूँ, मैं क्लिनिकल साइड से हूँ, जितना मुझे इस प्रोग्राम के बजट के रिलेटेड पता है वो ये था कि 3 साल पहले 1 अरब यानी 1 बिलियन रुपीस की ग्रांट लिवर ट्रांसप्लांट की मद में इस हॉस्पिटल को मिली थी। ओके। इस 1 अरब में ना सिर्फ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, जो लिवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जो गैजेट्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बाय की गई और फिर कुछ इंटरनेशनल माहिरीन की खिदमत भी हासिल की गई। और अब तक उसी ग्रांट की मद में ही हमने 50 ट्रांसप्लांट, इस 50 ट्रांसप्लांट में 50 ट्रांसप्लांट की कास्ट भी शामिल है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गैजेट्स, जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं वो भी शामिल है। ठीक है। और ये बता दीजिएगा, अब तक आप हमें बताइए उन ट्रांसप्लांट की तफसील और फिर उसमें जो सक्सेस रेट है उसकी तफसील और फॉलोअप्स, इस सब के बारे में। शुरू में यहाँ पे 2016 में जर्मन टीम को इनवाइट किया गया था, क्योंकि वो हमारे हालात से वाकिफ़ नहीं थे, हमारे कल्चर से वाकिफ़ नहीं थे, हमारे से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनकी वाकफियत नहीं थी और शुरू के दिन थे। तो कोई भी प्रोग्राम शुरू करने के लिए पहले बहुत मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रक्चर डेवलप करने में, गैजेट्स में। तो पहले बहुत स्लो रहा ओवर द पीरियड ऑफ, पहले 2-2.5 साल में सिर्फ 7 ट्रांसप्लांट हो चुके हुए। उसके बाद जनवरी 2018 में उस प्रोग्राम को उन्होंने, जर्मन टीम वापस चली गई 7 ट्रांसप्लांट करने के बाद। वो फिर प्रोग्राम मेरे हवाले कर दिया उन्होंने कि जी आप इसको लुक आफ्टर करें। मैं पहले किसी और हॉस्पिटल में काम करता था, तो यहाँ पे फिर मैंने आके अपनी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया, जो लोकल मैन पावर थी जो पूरे मुल्क से, उनको हंट किया, जो जहाँ पे जो आदमी रिक्वायर्ड था वहाँ पे उसको प्लेस किया और फिर नए सिरे से इसको शुरू किया। तो पहले 1 साल में तकरीबन मैं अपना एक इंडियन कॉलीग जो डॉक्टर वासु दीवान, रिनाउंड इंडियन सर्जन है, मेरे दोस्त भी हैं, उनको हमने इनवाइट किया, वो हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे आते थे। सही। तो इस दौरान में हमारी लोकल टीम बिल्ड होती रही, हमारी नर्सिंग, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, ये भी बिल्ड होते गए और स्किल बढ़ती गई। और फिर जब ये पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद इंडियन का वीज़े में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो उस दौरान में फिर जो मेरे कॉलीग थे डॉक्टर वासु, उन्होंने कहा कि नो, आपकी टीम कैपेबल है, आप इसको कैरी ऑन करें। सही। तो दैट वाज जो हमने पहला अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रांसप्लांट किया, दैट वाज 19 Feb 2019। ओके। उस वक्त से लेके अब तक इस 3 महीने के पीरियड में
हमने 28 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किए। ओके, यानी इंडिपेंडेंटली किया आपने, आपकी टीम ने किया, उसमें कोई फॉरेन उसमें कोई कोलीग आपके साथ फॉरेन नहीं कोलीग था? शामिल नहीं था। ये 28 ट्रांसप्लांट बिल्कुल बहुत छोटे अरसे में, यानी कि हम जब किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे तो जो ही पेशेंट रेडी होता है तो हम उसको बुक कर लेते हैं। पहले जब डिपेंडेंट होते थे तो उनकी अवेलेबिलिटी महीने 2 महीने बाद जब वो आते थे तो हम तब कर सकते थे, लेकिन जब हमने अपना खुद सोलो फ्लाइट ली, टेकअप किया, तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली हो रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 और सक्सेस रेट जिस तरह किरण पूछ रही ये है, 28 ट्रांसप्लांट्स में हमारी एक मोर्टेलिटी है, यानी कि आप कह सकते हैं 95% सक्सेस रेट जो हमने इंडिपेंडेंट अपनी टीम के साथ। सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा रेट है। अगर हम इंडिया की बात करें तकरीबन 70% सक्सेस रेट है, 80-90% होता है, लेकिन जो मैं अपने ट्रांसप्लांट की बात करूंगा जो इंडिपेंडेंट हमने किए हैं वो 95% से भी कुछ अहेड है। चलिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये फरमाइएगा, वो जो 7 ट्रांसप्लांट आप लोगों ने इनिशियली किए थे यहीं से, इसी फैसिलिटी से, आपने कहा कि 7 ट्रांसप्लांट हमने बिल्कुल शुरू में किए थे, क्या अभी भी उनके फॉलोअप्स जारी हैं? क्या आप उन लोगों से कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल, जितने भी ट्रांसप्लांट हैं वो तमाम के तमाम फॉलोअप हमारे पास आ रहे हैं, मंथली बेस पे आते हैं। जो पुराने हो जाते हैं, यानी कि वक्त गुजरने के साथ उनका फॉलोअप का पीरियड बढ़ जाता है, यानी शुरू में हम पहले महीने में हर हफ्ते बाद बुलाते हैं, दूसरे महीने में 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं, फिर इसी तरह जब 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर जाता है तो हम मंथली फॉलोअप करते हैं, और 1 साल के बाद यूजुअली 3 महीने बाद। ओके, ये फॉलोअप की किरण बात है। मैं केस हिस्ट्री पे बात करना चाह रहा था कि ये डिटरमिन कैसे होता है कि एक पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट ही ज़रूरी है और कोई कौन कर सकता है? हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट उस वक्त ज़रूरी होता है जब लिवर तकरीबन अपना काम करना छोड़ दे, यानी 90% तक छोड़ दे, या लिवर में कैंसर डेवलप हो जाए। जब लिवर में बीमारी चल रही होती है हेपेटाइटिस की वजह से, बार बार उसको इंसल्ट पहुंच रही होती है, तो लिवर में कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो या तो लिवर में कैंसर हो जाए तब ट्रांसप्लांट करना होता है, या फिर लिवर बिल्कुल फेल हो जाए, जो उसकी अलामात हैं फेलियर की वो आना शुरू हो जाए, जिसमें पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, या बेहोशी और गनूदगी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये अलामात जब हो जाए तो तब हम कहते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, अब आपको ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। और कोई कांटेक्ट कैसे कर सकता है? कांटेक्ट हमारे कोऑर्डिनेटर्स का नंबर हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। और दूसरा, हर बुध, मंगल और जुमे को हमारा ओपीडी होता है सुबह 9 से लेके 5 बजे तक। इन 2 दिनों में हमारी पूरी ट्रांसप्लांट की टीम, जिसमें हमारी सर्जिकल टीम भी है, मेडिकल टीम भी है, हमारी रेडियोलॉजी की टीम भी है, वो सारी हमारी ओपीडी देखती है 9 से 5 तक। इन 2 दिनों में बगैर कोई अपॉइंटमेंट पे भी कोई आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस दिन जो भी पेशेंट आता है हम उसको एंटरटेन करते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इससे पहले तक ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना था, अब आप ये कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हैं कि भाई अब पाकिस्तान से बाहर जाने की, इंडिया जाने की या दीगर किसी कंट्री जाने की जरूरत नहीं है, हम अब यहीं पर ये काम कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कम से कम उनके जितना बेहतर कर सकते हैं? मैं बिल्कुल ना सिर्फ मैं खुद बड़े एतमाद से कह सकता हूँ, जो मेरे दोस्त यहाँ पे इंडियन कॉलीग आते थे, ये उनके अल्फाज हैं कि अब आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अब आप उसी स्टैंडर्ड का काम जो हम करते हैं इंडिया में करते हैं, अब आप पाकिस्तान में वो कर रहे हैं, तो आप इसको कैरी ऑन करें। मैं समझता हूँ फिर भी कुछ मरीज़ बाहर, क्योंकि जिसने आज से 10 साल पहले ट्रांसप्लांट इंडिया से करवाया है, उनका एतमाद उनके ऊपर बहुत होता है। अब कोई मेरा मरीज है जिसने मुझसे ट्रांसप्लांट करवाया है, वो 5 साल के बाद भी वो मेरे पास ही दिखाने के लिए आए, क्योंकि उसका ट्रस्ट मेरे पे डेवलप। इसी तरह जिनका ट्रांसप्लांट वहां पे हुआ है, उनका ट्रस्ट क्योंकि वहां पे डेवलप हुआ है, तो इसलिए फॉलोअप्स के लिए वो फॉलोअप्स के लिए भी जाते हैं। और जाहिर है जब आपका किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है तो आप फिर उसी को फॉलो करते हैं। आप अपने फॉलोअर्स को भी कहते हैं कि उधर ही जाएं, जो हमारे फॉलोअर्स होंगे वो हमारे पास आएंगे डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि आपको अपना काम करने में दिक्कतें कहाँ पेश आती हैं, कहाँ आपको लगता है कि हमें दूसरों का सपोर्ट चाहिए? थोड़ा बहुत देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि शुरू में आपकी जब टीम बिल्ट नहीं हुई होती, नए लोग होते हैं सारे। लिवर ट्रांसप्लांट एक स्पेशलिटी नहीं है, इसमें सर्जरी भी है, इसमें मेडिसिन भी है, इसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, इसमें आईसीयू है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसके। तो जब ये कंपोनेंट्स बिल्ट हो जाते हैं तो इन कंपोनेंट्स को बिल्ट होने पे टाइम लगता है। ओके, लास्टली मुझे बस ये बता दें, जिस तरह आपने कहा कि आप क्लेम कर भी रहे हैं सक्सेस रेट से मुतालिक भी, और आप ये भी कह रहे हैं कि आइंदा टर्की या फॉर दैट मैटर इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सारे पेशेंट्स यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद इसको सस्टेनेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज ग्रांट तो आपको शायद और अभी नहीं मिल रही। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है।
ग्रांट है कि मिल नहीं रही, ग्रांट हमें मिल रही है, पाइपलाइन में भी है। तो हमारा जो विजन है, जो मिशन है, वो ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो लिवर ट्रांसप्लांट की कीमत पाकिस्तान में 50 से 60 लाख है। ठीक है। हमारा जो विजन क्या है कि अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, जो कि कर रही है, तो वेल एंड गुड, तो हम फ्री जारी रखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। सस्टेनेबल कैसे बनाना चाहते हैं? उसके दो पर्पज हैं। एक तो ये कि लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट पाकिस्तान में कम हो जाए। सही। मेरा जाती ख्याल है कि लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 20 से 25 लाख तक लाई जा सकती है। अभी तक हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत महंगा क्यों है, मैं आपको ये बात आज आपके प्रोग्राम के जरिए से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा क्यों है। अनफॉर्चुनेटली मेरे कोलीग्स हो सकता है मुझसे नाराज़ हों ये बताते हुए, हमारी एक मोनोपोली चल रही है। हम लोग इस स्किल को कंटेन किए हुए हैं। ठीक है। हमारा विजन, हमारे सेंटर का क्या विजन है? हमने इस स्किल को कंटेन नहीं करना, ट्रेन करना लोगों हमने स्प्रेड करने, हमने लोगों को ट्रेन करने। जब लोग ट्रेन हो जाएंगे वो फिर अपने अपने शहरों में जाके फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, अपने शहरों में जाके वो अपने अपने सेंटर बनाएंगे। और इस तरह से ना सिर्फ ज्यादा सेंटर डेवलप होंगे बल्कि लिवर ट्रांसप्लांट की कीमत भी कम हो जाएगी। इवन अगर आप पेड भी करा रहे हो तब भी 25 से 30 लाख में ट्रांसप्लांट आपका हो जाएगा। ये हमारा विजन है, इसको मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करना चाहता हूँ। और एक और बात जो मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ अर्सा बाद हम अपने प्रोग्राम में कुछ कॉस्ट, कुछ चार्ज करना शुरू कर दें। अभी हम फ्री कर रहे हैं, जिस तरह हो सकता है हम इसको सस्टेनेबल रखने के लिए हम चार्ज, लेकिन वो चार्ज बहुत मिनिमल होंगे। वो वही चार्ज होंगे जो एक्चुअल कॉस्ट है लिवर ट्रांसप्लांट पे। अगर आप एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो वो 20 से 25 लाख होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। बात आपकी कटी, लेकिन ये कि मुझे उम्मीद ये कि आपकी बात पूरी तरह से पहुंच गई है। बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। तो आप हमें बता रहे थे कि बहुत जल्द पाकिस्तान में ही ट्रांसप्लांट होंगे और जिस कॉस्ट में हो रहे हैं उसके आधे में होंगे। ये इसके लिए खास तौर पर काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक और मसला है जिसके बारे में आगे ही थोड़ी सी कम है और सवालात बहुत ज़्यादा है, और वो ये कि धुआं जान लेता है, सबको पता है। अगरबत्ती का धुआं जान लेता है बिना किसी अगर मगर के, ये हम आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सिगरेट के धुएं से ज़्यादा नुकसानदेह है और कैंसर का सबब बन सकता है। चीन में की गई एक तहकीक, इसी से ये सब कुछ मालूम हुआ कि अगरबत्ती का धुआं सिगरेट के धुएं के मुकाबले में ज़्यादा देर के बाद हवा में तहलील होता है और इस धुएं में टॉक्सिन्स होते हैं और इसकी मौजूदगी इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यही नहीं जनाब, अगरबत्ती का धुआं इंसान के डीएनए में तब्दीलियों का बायस भी बन सकता है। धुआं फेफड़ों में जाने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, दिक्कत पेश आ सकती है। अगरबत्ती में तेज़ खुशबू के लिए मसनूई खुशबू शामिल की जाती है और ये भी इंसानी जिस्म के लिए कोई अच्छी तो होती नहीं, नुकसानदेह होती है। एग्जैक्टली किरण, हम तो अगरबत्ती की बात करें और इससे पहले जिस तरह सिगरेट की आपने बात की, हम उस पर नई तहकीक तो ये भी आई कि ना सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग, बल्कि अगर कहीं पर हम ये देखें कि कोई वहाँ पर सिगरेट पी कर गया है और बाद में वहाँ कोई बच्चा गया है तो उसके फेफड़े भी मुतासर हो सकते हैं। तो धुआं और उसमें टॉक्सिक मटेरियल ये नुकसानदेह हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम अगरबत्ती के धुएं से मुताल्लिक़ आज आगे ही की बात कर रहे हैं ताकि इससे मालूम हो सके कितना ख़तरनाक ये है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुहेल अख्तर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम टू नया दिन। मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले आप रोशनी डालें, कितना ख़तरनाक है अगरबत्ती का धुआं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगरबत्ती का जो धुआं होता है उसके अंदर उसी तरह के केमिकल्स हैं जिस तरह किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ को जलाने के हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। शायद इसकी वजह यह है कि इसका इस्तेमाल चंद मुल्कों तक महदूद है। लेकिन ये चीज़ जो भी अभी तक तहकीक हुई है इसके मुताबिक ये ज़रूर पता चला है कि ये सेफ़ नहीं है। इसके अंदर प्लांट मटीरियल होता है, कुछ ऑयल्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक सिंगल कंपोजिशन नहीं है, मुख्तलिफ तरीक़ों की होती हैं ये। इनका अल्टीमेट प्रोडक्ट इसके अंदर धुएं से स्मेल पैदा करना होता है। वो स्मेल जो कि खुशबूदार होती है, जिससे थोड़ा सा राहत मिलती है, महफ़िलों में यूज़ होती है वग़ैरह वग़ैरह। कुछ लोग मज़ारों वग़ैरह पर और क़ब्रों पर भी जलाते हैं। तो उसका अल्टीमेट यूज़ इसके अंदर खुशबूदार धुआं पैदा करना होता है। तो इसके अंदर ज़ाहिर है एक लकड़ी स्टिक सी होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्लांट मटेरियल होता है। जब वो जलती है तो उससे केमिकल्स भी बर्न होते हैं और धुएं में ये देखा गया है, जो आपने जिस रिसर्च का रेफरेंस दिया वो मेरी भी नज़र से गुजरी है और उसमें ये देखा गया है कि इसमें कुछ केमिकल्स
वाकई में नुकसानदेह हो सकते हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तक हमारी मालूमात महदूद हैं, इसलिए हमें एक या दो स्टडीज़ के ऊपर जंप करके कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। लेकिन ये भी बात अपनी जगह मुसल्लिम है कि सेफ्टी फैक्टर नहीं है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं कि जो भी चीज़ हम एनालाइज करते हैं इंसानी सेहत के लिए, फेफड़ों के लिए, उसको दो तरह से देखते हैं। मैं बात करूं माहौलियाती पॉल्यूशन की। ये माहौलियाती पॉल्यूशन जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बाहर का, गाड़ियों का, इंडस्ट्रीज़ का धुआं होता है। ये इंडोर भी हो सकती है, सिगरेट का धुआं है, घर में खाना वाना पकाया जाता है उसका धुआं है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, इसी में अगरबत्ती को भी आप शामिल कर लें। तो दो तरह से नुकसान दे सकती है। एक तो इरिटेंट, जो कोई भी चीज़ अगर आपके फेफड़ों में जाए वो बहुत तेज़ हो, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो वो इरिटेशन कराए, जिससे किसी भी इंसान को खांसी, नज़ला, सांस की घुटन हो सकती है। जिन लोगों को एस्थमा या सांस की क्रॉनिक बीमारी होती हैं, COPD वगैरह, उनको इनसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो ये एक तो होगी इरिटेशन। दूसरी जो ख़ास तौर पे सिगरेट के साथ वाबस्ता थी और गाड़ियों के धुएं से, वो है कैंसर या दूसरे सीरियस प्रॉब्लम्स का होना। तो सिगरेट के बारे में तो हमारी मालूमात अच्छी खासी हो चुकी हैं, पिछले 50-70 साल से ये रिसर्च पे साबित हो चुका है कि उसके अंदर हज़ारों केमिकल्स हैं। अगरबत्ती के अंदर जो ये केमिकल्स हैं, इनके बारे में ये रिसर्च निस्बतन नई है और चौंका देने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, हम इस पे बिल्कुल अपनी कोई इमारत तामीर नहीं करना चाहिए इमीडिएटली। अलबत्ता इसमें एहतियात लाजिम है, क्योंकि ये रिसर्च ने ये भी बताया है कि इसमें कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। एहतियात, लेकिन याद रखिए कोई भी चीज़, जी एहतियात का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाह रही थी, क्योंकि अब तो ये है कि देखिए रमज़ान है, लोग अपने घरों में भी ना अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे घर किस तरह की उनकी बनावट है, ज़्यादातर वेंटिलेशन वगैरह का ख्याल भी नहीं रखा जाता, छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं घरों में। तो फिर हमें ज़रा इस बारे में भी बता दीजिए कि अब इसकी एहतियात क्या हो सकती है? क्या हम बिल्कुल ही इसका इस्तेमाल तर्क कर दें या क्या करें? देखिए, इसको अगर आप सिगरेट के एग्जाम्पल से ले लें कि अगर कोई बराबर में आपके थोड़ी देर तक के लिए सिगरेट पी रहा है, तो आपको 15 मिनट के पैसिव स्मोकिंग से कैंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की ज़रूरत है। इसी को अगर आप अगरबत्ती के एग्जाम्पल पे एक्सट्रापोलेट करें, तो मैं उसको यूँ कहूँगा कि अगर थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर हो रहा है तो उससे कैंसर नहीं होने वाला मोस्ट लाइकली। लेकिन अगर एक कंटिन्यूटी में होता है, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कंटिन्यूटी से हो रहा है, रोज़ाना आप अगरबत्ती चला रहे हैं, या मिसाल के तौर पे मज़ार हैं या कोई ऐसी जगह हैं जहाँ रोज़ाना का इस्तेमाल है, या दुकानें अगरबत्तियों की मिसाल के तौर पे जहाँ रोज़ाना का इस्तेमाल है, एक बंदा जो बैठ रहा है उसके पास वो सालों तक एक्सपोज हो रहा है, प्लस ख़ास तौर पे वेंटिलेशन, यानी छोटा कमरा है, रोशनदान नहीं है, खिड़कियाँ नहीं हैं, तो उससे अंदेशा है कि इससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एहतियात सिर्फ ये है कि नंबर 1 ये तो इस पे ज़रा नज़रसानी करें कि आपको इसकी कितनी ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो मेरा ख्याल है शायद कोई हर्ज ना हो। ये थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी उन लोगों के लिए नुकसान दे सकता है जिनको एस्थमा वगैरह है। तो ऐसे कमरे में जहाँ एस्थमेटिक्स पेशेंट्स हों या जिन लोगों को थोड़ी सेंसिटिविटी हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी रह रहा हो, उनके लिए तो दूसरे लोगों को भी चाहिए, ये भी नुकसानदेह है, ये बहुत नुकसानदेह उनके लिए भी। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, थोड़ा एक्सपोजर भी नुकसानदेह हो सकता है, भी नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, पेशेंट्स आपके पास आते होंगे बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा भी होता है कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो जिससे जब आपने पूछा हो, केस हिस्ट्री लियो, तो मालूम हुआ कि ना उसने कभी स्मोकिंग की और ना उसके आसपास कभी स्मोकिंग की जाती थी, यानी कोई और मामला रहा हो, मे बी पॉल्यूशन या फॉर दैट मैटर कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पे अगरबत्ती का धुआं या कोई और धुआं हो और उसकी वजह से उसके लंग्स मुतासर हुए हों? जी हाँ, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, अगरचे के लंग कैंसर का नंबर 1 कॉज सिगरेट स्मोकिंग है। 30% से ज़्यादा इसके केसेस स्मोकर्स होते हैं, लेकिन जो बाकी 10% रह जाते हैं जो नई सिगरेट कभी उन्होंने पिया है, उसमें 2-3 बड़ी कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग अक्सर पैसिव स्मोकर्स होते हैं, उनके घर में या ऑफिस में कुछ लोग सालों से सिगरेट पी रहे होते हैं, वो बेचारे उनका पैसिव धुआं हो रहा है। नंबर 2 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। नंबर 3 हमारे ख़ास तौर पे शुमारी इलाक़ाजात में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं जिससे खाना पकाया जाता है या घरों को गर्म रखा जाता है। इसको हम कहते हैं बायोमास फ्यूल एक्सपोजर। तो इससे भी क्रॉनिक लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक नई एरिया है जिस पर मेरा ख्याल है तहक़ीक़ की ज़रूरत है और हम ही को तहक़ीक़ की ज़रूरत है। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक
एक अननोन परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसी भी होती हो जिनको इससे भी रिस्क हो सकता हो। तो मैं कम से कम अपने हर मरीज़ को जिसको एस्थमा या चेस्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जब एहतियात का कहता हूँ तो मैं इन जनरल टर्म्स कहता हूँ कि आप सिगरेट तो ज़ाहिर है नहीं पीनी, कोई पी रहा हो तो भी उसको मना करें, वहाँ ना पिए। फिर प्लस ये कि अपने कमरे को, अपने जहाँ रहने वाली जगह उनको पोल्यूशन से पाक रखें। तो उसमें मैं अगरबत्ती का भी जिक्र करता हूँ, हालांकि यानी वो कम से कम एलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कैंसर का मुझे इतना ज़्यादा श्योर नहीं था, बट वो बिकॉज स्मोक इरिटेंट है इसलिए आप कहते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे और जिस तरीके से एहतियात की बात की, उससे पहले आपने कहा तहकीक होनी चाहिए और ज़्यादा तहकीक होनी चाहिए, और हमारे लेवल पर किरण उन्होंने कहा तहकीक होनी चाहिए ताकि मालूम तो हो कि इशू है कितना बड़ा। और साथ में उनका बड़ा दिलचस्प जुमला था, उन्होंने कहा कि आप खुद ज़रूरत का अपनी तयन कीजिए, उसी से इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपको भला ज़रूरत है भी इसकी कि नहीं। अब अगर आप खुशबू के लिए एहतमाम कर रहे हैं, अगर मौके की मुनासिबत से अगरबत्ती जलाने का एहतमाम कर रहे हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इसका धुआं नुकसानदेह है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक अगरबत्तियां भी आ चुकी हैं। सेहत की छुट्टी की आपने बात की, मैं सिर्फ छुट्टी पे फोकस कर लूं। ओके, कोई अच्छी खबर है क्या? हाँ, ईद की छुट्टियों से मुतालिक हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ। आपने जिस तरह कि मुझे छुट्टियां हो रही हैं, आपको हो रही हैं। एनीवेज 4 छुट्टियां होंगी और वज़ारत दाखिला ने खुशखबरी सुना दी है, मंगल से जुम्मे तक ईद तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उसके बाद हफ्ता इतवार भी आएगा। आप उसके बाद की बात करें, लोग प्लान पता किरण क्या करें, मंडे का ऑफ लेते हैं, पहले का वीकेंड ऐड करते हैं और तकरीबन 9 छुट्टियां बन जाएंगी। मैं ध्यान में रखूंगी आपकी 9 दिनों की बात। वैसे इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं सिर्फ फाकिर मुलाजिमीन की बात की है कि वो ये सोच रहे हैं, किरण हम ऐसा नहीं सोच सकते। बहरहाल जो भी है, ईद की छुट्टियों का आगाज 4 जून से होगा। मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ईद की छुट्टी इसको कंसिडर किया गया है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए कमरी कैलेंडर जारी किया जा चुका है जनाब। इस कैलेंडर के मुताबिक ईद उल फितर 5 जून यानी कि बुध को होगी। काबीना ने मंजूरी दे दी है, क्या कुछ जानेंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Anyways, ये मैंने नहीं कि फवाद चौधरी साहब पूछ रहे हैं और जो उनसे पूछ रहे हैं वो आजकल मैंने सुना इसका जवाब नहीं दे रहे, घुमा रहे हैं। जवाब दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बच्चे घूमे हुए हैं। और वो बच्चे घूमे हुए हैं जिनका ए या ओ लेवल का एग्जाम है, क्योंकि ईद पर बच्चों की ईद होती है, बच्चों ने पूरी प्लानिंग की होती है, और अगर ऐसे में आपका पेपर हो तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया, मैं चांद रात भी पढ़ूंगा, मैं ईद पर भी तैयारी करूंगा, मैं एग्जाम देने जाऊंगा। तो ये बच्चे हैं परेशान, क्योंकि पाकिस्तान में जो जिस तरह किरण ने कहा कमरी कैलेंडर, और डेफिनेटली अगर 5 तारीख को ईद हो रही है, पर 5, 6, 7 अगर इसमें आपके हो रहे हैं एग्जाम्स, तो फिर स्टूडेंट्स तो परेशान हैं ही, पेरेंट्स भी कुछ प्लान नहीं कर सकते। किरण, बच्चों को कैसे कहीं लेकर जाएंगे, साथ कैसे जाएंगे, क्योंकि आपकी छुट्टियां नहीं हैं, आपके एग्जाम्स हैं। मुल्क भर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहत इस वक्त ओ और ए लेवल के इम्तहान जारी हैं, जिसमें तकरीबन 55,000 स्टूडेंट्स शरीक हैं। 55,000 स्टूडेंट्स की ईद कैसे गुजर रही है पाकिस्तान में। ब्रिटिश काउंसिल और ए लेवल इम्तिहानात का इनेकाद कराने का जिम्मेदार इदारा है। ताहम महकमा तालीम और हुकूमती इदारों की ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राबिते के फुक़दान के बायस रवा साल तलबा ईद के 3 दिन इम्तिहान देंगे। तो इसी सब के ऊपर बात करेंगे डीजी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मंसूब सिद्दीकी साहब से। मंसूब साहब, महकमा तालीम और ब्रिटिश काउंसिल में राबिते का फुक़दान भुगतना पड़ रहा है ये सब तलबा को, उनके वालिदैन को, ये सारा मामला आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उनसे पहले भी हमारी बात हुई है, तो हमने उनसे कहा था कि भाई थोड़ा ख्याल क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इम्तहान होता है हमारा, इसमें जो है ना हमें मुश्किल होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऑन कैम्ब्रिज के बिहाफ पे ब्रिटिश काउंसिल लेती है, उनको पता है। जिस तरह हमारे यहाँ आप देखिए, हमारे माइनॉरिटी के हैं, होली है, इस सिलसिले में देखिए हम लोगों ने इम्तहान 10 दिन बढ़ा भी दिए, समझे आप। तो हम एक दूसरे का वो ख्याल रखते हैं मजहबी इसका। तो कम से कम ये कि जो लोग एग्जाम ले तो उनको पता है, अब तो इस्लामिक कैलेंडर तक बने हुए हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनको इसका ख्याल करना चाहिए। ये जो बच्चे जो इनके साथ वाकई बहुत ज्यादती हो रही है। सही, लेकिन वालिदैन से मुताल्लिक बताएगा मंसूब साहब, फिर वालिदैन किससे शिकायत करें? कंप्लेन तो इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल इम्तहान होता है, इस वजह से पेरेंट बेचारे कंप्लेन कहाँ करें, क्योंकि इंटरनेशनल इम्तहान होता है, ये समझे आप। इस वजह से वो बाहर रोड के बेचारे बैठ जाते हैं, और क्या। लेकिन ये है कि ख्याल करना चाहिए, उन बच्चों के साथ ज्यादती होती है जो खासतौर पर रोजा पाबंदी से रखते हैं और त्योहार वगैरह होती है, इसका ख्याल करना चाहिए। मंसूब साहब, ईद और इम्तिहान साथ साथ, तलबा तो मुश्किल में पड़ गए ना, अब वो क्या करें इस सब में? देंगे भाई मतलब ये है कि क्या कह सकते हैं, गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, ये कह सकते हैं। कायम रखें, मेहनत करते रहें, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। नस्रुन मिनल्लाह फतहुन करीब।
और शेर के बावजूद तलबा की मुश्किल कम नहीं हुई, वो अपनी जगह पर बहरहाल परेशान है। मंसूब सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे, वो बता रहे थे इम्तिहानात की तैयारी बहुत बच्चे ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस की टेंशन भी है उनको। ग्रेड की टेंशन है किरण, जाहिर बात है। वो कहेंगे ईद तो ठीक है लेकिन इस वक्त हमें ग्रेड लेना है, और परेशान है स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि इम्तिहानात का जो शेड्यूल है इससे हम बहुत परेशान हैं, और तलबा और असातिज़ा कहते हैं कि ईद के दिनों में इम्तिहानात नहीं देने चाहिए, नहीं होने चाहिए। समझ से गुफ्तगू में स्टूडेंट्स ने क्या कहा, आपके सामने उनका मौक़िफ़ रखते हैं। इफ्तार के बाद तरावी, फिर रात में पढ़ के सुबह एग्ज़ाम देना नींद में। ग्रेड्स तो अपनी तरफ ख़राब होते हैं, बाकी रमज़ान में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं रमज़ान की वो भी नहीं कर पाता है बंदा। रमज़ान में बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो इससे मुश्किलात ये हो रही हैं कि जैसे मेरा पेपर ईद के दूसरे दिन है, तो अब मुझे लाजमी क्लास रखनी है ईद के दिन। तो ईद के दिन जैसे पता है आपको भी कि यार ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा इशूज़ होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती नहीं है, तो इसके लिए पेरेंट्स को भी बहुत ही सफ़र करना पड़ रहा है। हम लोग रात को ही पढ़ते हैं इफ्तारी के बाद, और इफ्तारी के पहले भी पढ़ना पड़ता है हमें, और मेहनत करके पूरा वक्त ही पढ़ना होता है हमें। इट्स नॉट राइट, मतलब फैमिली के साथ एंजॉयमेंट होती है ईद, उस दिन पेपर्स देना, उस दिन पढ़ना, फैमिली के साथ आउटिंग्स नहीं हो सकती, तो नहीं होने चाहिए उस दिन पेपर्स। एटलीस्ट रमज़ान में ओके फ़ाइन, लेकिन ईद से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए। नहीं होने चाहिए उस दिन, स्टूडेंट्स ये कह रहे थे। खैर समा ने भी रब्ता किया था ब्रिटिश काउंसिल से, और हम भी ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट बच्चों के लिए कोई अच्छी खबर मिल जाती कि पेपर्स नहीं होने चाहिए ईद के दिन में। बट एनीवेज ब्रिटिश काउंसिल का भी कुछ वर्जन है कि क्योंकि कैबिनेट सिस्टम है और वही डिसाइड करते हैं कब कहाँ पर पेपर किस तारीख को है, तो भाई उसी तारीख को होगा, कोई बात नहीं, अब बड़ी ईद मना लीजिएगा, छोटी सी खुशियाँ भी तब मना लेना, अभी सिर्फ पेपर। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि बड़ी शख्सियत बड़े फोरम पर जा रहे हैं और इसी बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान भर में हो क्या रहा है, और इसके अलावा मुस्लिम उम्मा किन मसाइल से दुचार है। मैं बात कर रही हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान की OIC इजलास में शिरकत के लिए 30 मई को सऊदी अरब रवाना होंगे, और वो किन किन उमूर पर बात करेंगे उसके कुछ पॉइंटर्स हमारे पास हैं, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मसला कश्मीर पर वो लाजमी बात करेंगे। इस समय दीगर मसाइल हैं, उमूर हैं जिसके ऊपर वो ज़रूर तवज्जो दिलाएंगे। ज़हीर अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ज़हीर अली, इंतहाई अहम दौरा है। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम दौरा है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे, OIC इजलास में वो शिरकत करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मसला कश्मीर के हवाले से उनका 200 स्टांस रहा है हर फोरम पे, और OIC के फोरम पे भी वो मसला कश्मीर को जो मामला है वो उठाएंगे। और इसके अलावा माशी सलामती से मुतल्लिक जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम ममालिक के, उनके हवाले से OIC का जो प्लेटफॉर्म है वो मौका फराहम करेगा जिस पर गौर किया जाएगा। और जो मकबूजा कश्मीर की इखलाकी हमायत है पाकिस्तान की, और बिल्कुल जो इस्लाम फोबिया और तालीमी इस्तेदाद कार को मुहकम वालों को बढ़ाने के हवाले से इस पर तवज्जो दी जाएगी। और पाकिस्तान OIC का बतौर रुकन मुल्क है, और OIC तंजीम की फालियत के लिए जो तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि पाकिस्तान का किरदार अदा पाकिस्तान ने किया भी है और करता भी रहेगा। और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहले से ही इस वक्त सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, और आज जो वज़ीर खारजा कौंसिल का इजलास होगा उसमें वो शिरकत करेंगे। और साल 2019 जो है ये OIC का 50वां यौम तासीस का साल है, और OIC जो अक़वाम मुत्तहिदा की दूसरी बड़ी तंजीम है जिसके रुकन मालिक का GDP 19 अरब 40 करोड़ डॉलर से ज़ायदा। इंतहाई आम प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा है जिसमें माशरती, सियासी और इसके अलावा सिक्योरिटी मामला जो है वो भी जो है। ज़हीर अली, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको फरिश्ता कत्ल केस की, जिसमें पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया है। CIA स्पेशल क्राइम ने तफ्तीश का आगाज़ किया। मजीद बात करेंगे, आदिल तनौली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी आई हैं अब तक, जैसे कि पहले ही कहा गया था कि जहां पर वो गई थी हमसायों की तरफ वहां से बर्तन मिल गए, बाद में कहा जहां जाना था वहां नहीं गई थी, तो ऐसे मामला भी रिपोर्ट हुए। मैं चाह रहा हूँ अहाता कीजिए अब तक की तफ्तीश का। अभी देखें, फरिश्ता ज्यादती कत्ल केस में टोटल पुलिस की जानिब से 3 तफ्तीशी टीमें बनाई गई हैं, जिसमें स्पेशल ब्रांच, ऑपरेशन डिवीजन, CTF और CIA की जो टीम है। अभी ताज़ा तरीन तफ्तीश जो है कल से CTF CIA के जो इंस्पेक्टर हाकिमान हैं उनको दी गई है, और उनकी सरबराही में जो CIA की स्पेशल क्राइम तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। केस की तफ्तीशी टीम रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट हैं मुख्तलिफ टीमें जो कर रही हैं, इसकी रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को देंगी। CIA टीम को भी वो रिकॉर्ड भी मौसूल हो चुका है। 450 घरों से 300 लोगों के रिकॉर्ड की जो छानबीन थी, जो पहले मुतल्लिका ऑपरेशन डिवीजन के पास थी, वो भी रिकॉर्ड CIA ने हासिल कर लिया है। इसके अलावा जियो फैक्सिंग रिपोर्ट पर 600 लोगों का जो टेलीफोनिक कॉल थी और उनकी CDR का जो रिकॉर्ड था वो भी CIA की टीम ने हासिल कर लिया है। ऑपरेशन डिवीजन, CTF, स्पेशल ब्रांच
और CIA की जो स्पेशल टीमें हैं इनकी जो आखिर करदा रिपोर्ट होगी, इसके बाद मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की जाएगी। और ये तीनों टीमों की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और स्पेशल ब्रांच की जो मुख्तलिफ डायरियाँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये तफ्तीशी टीमें जो हैं अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर IG इस्लामाबाद को इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी। 7 दिन का जो तफ्तीशी टीम है जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में बनाई गई है उसको टाइम दिया गया है, वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 7 दिन में देगी। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच, CTF और CIA की जो टीमें हैं उनकी रिपोर्टें जो है इन 7 दिन के अंदर कंपाइल करके एक आखिर नतीजा जो है वो फाइनल किया जाएगा जिससे मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की जाएगी। शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया। तो कोशिश करेंगे हम इस सिलसिले में भी जान सके। इससे पहले जब इसी मासूम सी बच्ची के केस की बात हो रही थी, तफ्तीश की बात हो रही थी, तो हमने ये भी जाना था कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। देखते हैं कि अब जो मालूमात इकट्ठा की गई हैं, अब जिस तरीके से तफ्तीश की जा रही है और जो गिरफ्तारियां की गई थी, इस सारी मालूमात के बाद किस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, क्या उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिन्होंने ये सब कुछ किया। ये करना ज़रूरी भी होगा, आगे बढ़ना ज़रूरी भी होगा। हम बात कर रहे थे आज कुछ सेहत से जुड़े मसाइल की, तो एक मसला है मोटापा। ये पाकिस्तान में इस तरह के केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, लोग मोटापे का शिकार होते हैं। मोटापा बाकायदा एक बीमारी है और कुछ ऐसे ही अगली खबर हमारे पास है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। नूरुल हसन नामी ये बच्चा मोटापे का शिकार है। 325 किलो वजन की वजह से चलना फिरना बहुत दूर की बात है, वो बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। इमरान आसिफ ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। सादिकाबाद के मोहल्ला इस्लामपुरा के रिहायशी कार ड्राइवर नूरुल हसन को चंद साल पहले अचानक मोटापे की बीमारी ने आ घेरा। कुछ अर्सा पहले मैं कुछ चल फिर सकता था विसाखियों के जरिए, अब तो मेरे से विसाखियों से भी नहीं चला जाता, 4 से 5 से हिल भी नहीं सकता। अहले खाना का पेट पालने के लिए नूरुल हसन की बीवी और बेटी घरों में काम करती हैं। हमसे खुद भी इनकी हालत नहीं देखी जाती, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत कम था वजन, अब तो इतना है कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। 325 किलो से जायद वजन के सबब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला नूरुल हसन की अपील पर लाहौर से डॉक्टर माजुल हसन ने उसके इलाज का ऐलान किया है। अब नूरुल हसन और उसके घर वाले हुकूमत और मुखैर हजरात से लाहौर मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंस फराहम करने की अपील कर रहे हैं। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। अब ज़रा कुछ अदालती मामलात की बात कर लेते हैं, पेशियों की बात करते हैं। बड़ी पेशी है, मौका है बड़ा, इसी बारे में आपको बताते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नैब में इन्हें पेश होना है और इसी के लिए ये रवाना हो गए। नैब हेडक्वार्टर्स में बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशी, इस पर हालात कहीं बिगड़ न जाए इसीलिए तो कुछ इंतजामात भी यहाँ पर किए गए हैं। जियाले इकट्ठा हो और फिर कुछ गड़बड़ ना हो, इस सिलसिले में ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से वजारत दाखिला को एक चिट्ठी लिखी गई। उमर आसिफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमर आसिफ, अहम पेशी का मौका, हालात को बेहतर बनाना है, इस बारे में बात की गई है। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होंगे। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है जरदारी हाउस से रवाना हो चुके हैं। इस जमन में पुलिस के जो भारी नफरी है जरदारी हाउस के जितनी भी गलियां थी उस पर लगाई गई थी और तमाम तरफ जो ब्लॉक की गई थी। कारकुनान और जो लीडरान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको आने में यहाँ पे शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। इस मौके पे जो रफीसा शाह है उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि यहाँ ये मिलिट्री हुकूमत नहीं है, जो एहतजाज है और कारकुनों का जमा होना है अपने लीडर के लिए, जो उनका आईनी हक है जिसको उनको हवाले किया जाए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने के लिए रवाना हो चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन जो है रवाना हो चुके हैं और कारकुनान जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं वो भी इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी को एक रैली की सूरत में लेके जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब जरदारी हाउस से बाहर निकले तो कारकुनान की बड़ी तादाद ने गाड़ी को अपने घेरे में ले लिया और शदीद नारेबाजी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बिन आसिफ, अब हमारे साथ थे। जियाले इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब में पेशी का ये मौका है और इस सारी सूरत हाल में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इसकी भी तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और ज़रा स्टॉक एक्सचेंज से एक अच्छी खबर आपके सामने रखेंगे क्योंकि आज दिन का आगाज़ ज़बरदस्त हुआ है और कारोबारी दिन के आगाज़ में तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडेक्स में 830 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और साथ ही अगर डॉलर की कीमत की बात की जाए तो उसमें भी कमी हुई है। अशरफ खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, इस खबर से मुतालिक तफसील दीजिएगा। जी अगर देखें तो गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए हुए थे और आपने देखा कि रिचर्ड मॉरन की भी खबर आई थी और साथ में खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि जो सपोर्ट फंड है उसका क्या हुआ।
तो उसकी भी वजाहत हो गई है कि बुध तक जो है यानी कि कल और आज तक उसकी पूरी अमाउंट है वो ECC से मंजूर हो जाएगी, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म चल रहे हैं। अभी मजीद अपडेट दूं कि स्टॉक मार्केट में मजीद इजाफा हो गया है। कारोबार के दौरान 920 पॉइंट का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 35,850 की सतह जबरदस्त 920 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आपने अपडेट किया अशरफ, बेहद शुक्रिया। और स्पेसिफिकली कराची की बात करते हैं जहां से खबरें रिपोर्ट होती हैं भत्ता माफिया की, और ये भी कहा जाता है कि भत्ता माफिया तो खत्म हो गया है, लेकिन एक बड़ा प्लान्ड किस्म का भत्ता माफिया, जिस तरह मुझे पता है आपका इशारा भी उस तरफ ही है ना। ये भत्ता माफिया किस तरह से काम कर रहे हैं आपको बताते हैं। ये फोन कॉल्स करते हैं और ये धमकी भी नहीं देते, लेकिन भत्ता इनका पूरा हो जाता है। इतनी सी ना छोटी सी पर्ची देते हैं, कभी कभी पर्ची देते भी नहीं है, बस भत्ता ले लेते हैं। तो समा ने किया स्टिंग ऑपरेशन। अहमद रहमान खान डिटेल से आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये भत्ता माफिया सरगर्म है और हुकूमत इस सिलसिले में अब क्या सोच रही है। शहर के जिस भी बाजार, मार्केट, यहाँ तक कि अस्पताल का आप रुख करेंगे तो आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल के पीछे भागता हुआ एक शख्स आएगा और वो एक ही आवाज लगाएगा कि पार्किंग के पैसे। पार्किंग के पैसे लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पार्किंग के पैसों की आड़ में शहरियों को लूटा जा रहा है और जायद पैसे वसूल किए जा रहे हैं। समा की टीम ने इसी पार्किंग माफिया को बेनकाब करने के लिए रुख किया शहर की मुख्तलिफ पार्किंग साइट्स का। पहले हम पहुंचे लियाकताबाद सुपरमार्केट पर। मोटरसाइकिल पार्क करने लगे तो वही हुआ, पार्किंग वाले की आमद। देखे किस दीदा दिलेरी से इसने पार्किंग के 5 रुपए के बजाय 20 रुपए मांगे हैं। कितने? 20। बाइक के 5 रुपए हैं पर नहीं चल रहा है। कितने चल रहा है? 20 रुपए। अबे तो ये रसीदें कहाँ से आएंगी यार? ये हमें आगे से दी नहीं। किसने दिए? ठेकेदार। मेरी बहस करने पर वो अपने दूसरे साथी को ले आया, जिसने अपने ठेकेदार का नाम हुजैफा बताया और जायद रकम लेने के कई जवाब पेश किए हैं। तो सरकारी 5 रुपए, सरकारी 5 रुपए, लेकिन ले रहे 20 रुपए। 5 रुपए में कौन ठेका पूरा करेगा? 9 लाख रुपए कौन देगा 5 रुपए में? 9 लाख रुपए किसको दें? सरकार को। सरकार को पूरे साल के 5 रुपए में कैसे पूरे होंगे? लड़कों की दिहाड़ियाँ भी है, ठेका भी है, पुलिस वाले भी हैं। हकाइक सामने लाने के लिए हमने आम शहरी बनकर पार्किंग माफिया को मनमाने पैसे भी दिए। 50। अबे यार गाड़ी के तो 20 रुपए हैं दादा। 15 रमजान के बाद से 50 रुपए कर दिए हैं। अभी यही तो दिन है, थोड़े से 15 दिन बस। 30 वाली तो गैर कानूनी हुई। जो है वो बता रहे हैं आपको, जो हमें दे दी उन्होंने लगे कि ये आप चलाओ, चलो ये चला क्या और ले 20 रुपए रहो, दे दो भाई। किसका ठेका है ये उनका है, असद भाई का। असद भाई का। अब हम पहुंचे बफर जोन सरीना मोबाइल मार्केट। यहाँ भी मामला कुछ अलग नहीं था। 20 रुपए लिए जा रहे हैं। और कितने की असल रसीद? 5 रुपए की। नॉर्थ नाजमाबाद के हैदरी बाजार में झूठ सामने आ गया। पार्किंग कराने वाले इस शख्स का बयान जरा गौर से सुने। बाइक के 10 और गाड़ी के 20। बाइक के 10 और गाड़ी के 20। जैसे ही ये झूठा बयान इन साहब ने हमें दिया, लोग जमा हो गए और उनका भांडा फूट गया। नहीं ये देखो 20 रुपए। 1 मिनट सब्र कर। ये 100 का नोट दिया मेरे को, 80 रुपए दिए। बाइक के 20 रुपए लिए हैं? 20 रुपए लिए। 20 रुपए 20 रुपए दिए इनको। बाइक की पार्किंग? हाँ बाइक की पार्किंग है। ये भी बाइक ये खड़ी हुई निकालूंगा अभी। बाइक के कितने पैसे दिए थे आपने? 20 रुपए दिए। कौन सी रसीद थी आपके पास? ये रसीद। 20 रुपए दे दिए इन्होंने। और ये इस चालाकी से फाड़ी है कि रेट नहीं नजर आ रहा है। हाँ। अब चलते हैं जनाब पार्किंग माफिया की सबसे बड़ी जन्नत सदर की जानिब। यहाँ तो जाली छोड़े रसीदें ही नहीं हैं। यार ये बताओ कितने पैसे ले रहे हो मोटरसाइकिल की पार्किंग के? 20 रुपए हैं? और कोई रसीद है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। हैं? कुछ भी नहीं है। वो ठेकेदार खड़े हुए वहाँ से। वो ठेकेदार खड़े हुए वहाँ से। 20 रुपए पार्किंग है। और रसीद? रसीद नहीं है। यहाँ पार्किंग करवाने वालों ने 4 लेन में मोटरसाइकिलें पार्क की हुई थी, जबकि सरकारी तौर पर सिर्फ 1 लेन की इजाजत है। जब मैंने इनसे पूछा कि यहाँ अगर मोटरसाइकिल लिफ्ट हो गई तो, और फिर मैंने लिफ्टिंग चार्जेस भी दिए थे वहाँ पे। अगर लिफ्टिंग होगी छोड़ा के हम खुद देंगे। आप अपनी जिम्मेदारी पर खड़ी करो। हैं? अपनी जिम्मेदारी पर खड़ी करो। तो अपनी जिम्मेदारी पे वैसे क्या होता है? ये होता है अभी लिफ्टर वाला आएगा, हम बोलेंगे ये हमारी गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी है, बोलेगा
अगर आप बता दोगे तो नहीं लेके जाएगा। बोलेगा ना हमने लगवाई है तो नहीं लेके जाएगा। नहीं समझे बात। क्या पैसे? 50 रुपये। 50 रुपए कौन क्या होता है भाई, वो 1800 रुपये। केसीबी लिफ्टर वाले, ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग वालों की दोस्ती की कहानी के बाद जब हम माइक लेकर पहुंचे तो उन्होंने अपने ठेकेदार से बात करने का कहा। इन साहब का साफ झूठ भी सुन लें, जो मोटरसाइकिल के 10 रुपए और गाड़ी के 20 रुपए वसूल करने का दावा कर रही हैं। पैसे वसूल कर रहे हैं आप लोग पार्किंग के? 10 रुपए बाइक के और 20 रुपए गाड़ी के। कराची में मोटरसाइकिल पार्किंग के 5 रुपए और गाड़ी की पार्किंग के 20 रुपए सरकारी तौर पर मुख्तस हैं। शहर में 13,62,000 गाड़ियां, 26 लाख मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। पार्किंग माफिया शहर से रोजाना 1.5 करोड़ रुपए जमा करती है। इस रकम का कितना हिस्सा किसके पास जाता है, इसकी तहकीकात जरूरी है। हुकूमत की जानिब से पार्किंग के सरकारी रेट मुख्तस किए हुए हैं, लेकिन पार्किंग माफिया हर इलाके में अपनी मर्जी के पैसे वसूल कर रही है। इनके खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये काला धन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। वक्त हुआ है ब्रेक का। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। आज जिक्र करेंगे एक अहम मौजू का कि अपनी ज़ात को, अपने अंदर को गुनाहों से कैसे पाक किया जाए। हम बात कर रहे हैं तज़किया-ए नफ्स की। तज़किया-ए नफ्स एक कुरानी इस्तिलाह है, यानी अपनी ज़ात को गुनाहों से पाक करना, ये तज़किया-ए नफ्स कहलाता है। इसके 2 पहलू होते हैं। एक ये कि गुनाहों को दूर करना अपने आप से और इनकी सफाई करना, और इसका दूसरा पहलू ये है कि सफाई के बाद नेकियों की जानिब राग़िब होना, अच्छे आमाल की बुनियाद रखना और फिर उसी तरह से अपनी नशोनुमा करना, यानी नेकी के रास्ते पर चल पड़ना। एग्जैक्टली इस अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। मौलाना शहरयार दाऊद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम नया दिन सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम चाह रहे हैं इस मौजू से मुताल्लिक कुरान मजीद की रोशनी में बताइएगा तज़किया नफ्स है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस यानी कि भेजा, तो उनसे जन्नत के अंदर से जो उनके ज़मीन पे आने का जो सबब बना था, वो एक वादा लिया था कि तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है, लेकिन तुमने इस जन्नत में जहाँ भी जाना है जाना, बट एक प्रॉपर प्लेस है वहाँ पर नहीं जाना। यानी आपने उनके नफ्सों से एक वादा लिया था, लेकिन शैतान ने जैसे तैसे करके जो बहकाया और जो भी हुआ, अगर उस वक्त सो कॉल्ड एक समझाने के लिए बात है, अगर उस वक्त वो इवेंट ना या वो वाक़या ना रूनुमा हुआ था तो शायद ये दुनिया भी हमारे वजूद में ना आती। लेकिन इब्ने आदम के अंदर एक चीज़ आ गई कि उसके साथ एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं नफ्स। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक हमारा दुश्मन खुला हुआ बताया है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान का भी एक दुश्मन है, वो क्या? उसका अपना नफ्स। जिस नफ्स ने उसको बहकाया कि जो ज़मीन का कोई चप्पा जिसने नहीं छोड़ा अल्लाह को सजदा किए हुए, जिस हर आसमान पर उसका अलग नाम था, कहीं आबिद था, कहीं जाहिद था, कहीं क्या था, कहीं क्या था, मुअल्लिमुल मलकूत था, जिन होते हुए फरिश्तों का उस्ताद था, लेकिन उसने कहा अना खैर मिन्हु, मैं अफजल हूँ आदम से, वाई शुड आई गो अहेड, मैं उसके सामने क्यों सजदा करूँ? तो ये उसका नफ्स था। याद रहे, 2 मखलूक़ात हैं जिनसे हिसाब होगा, इंसान और जिन्नात, क्योंकि इन दोनों के पास नफ्स है। अब आ जाएंगे जी, उसके नफ्स ने उसको बहकाया और वो बहक कर रांदे दरगाह हो गया। अब इंसानों के अंदर भी नफ्स है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को अपने उस नफ्स को मारने का हुक्म दिया है कि उसकी पैरवी करोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में रांदे दरगाह हो जाओगे। इसकी पैरवी ना करना, इसलिए कि इसने शैतान जो मेरा बड़ा मुकर्रब था, इसने उसको रांदे दरगाह किया है। तो अपने नफ्स को पहचानना अपने रब को पहचानना है। तो ये जो तज़किया नफ्स कराया जाता है, तज़किया तज़क्का, ज़की करना, साफ़ करना, पाक करना, रगड़ के पॉलिश कर देना, तो ये है तज़किया का मतलब।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, या लोग कहते हैं जी बाबा जी बड़े अच्छे हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक अक्रम, अफजल वो है कि जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है। ये नफ्स जब बेखौफ हो जाता है ना अल्लाह से, जब ये नफ्स अल्लाह से बेखौफ हो जाता है तो फिर ये मार खाता है, फिर ये कहता है कि जी मैं, फिर मैं आती छुरी के नीचे, पकड़ आती है उसकी। और ये शायद इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अच्छे अमल का आगाज़ नफ़ी से है, यानी खुद की नफ़ी से है। अगर हम खुद को इनकार करेंगे पहले, अपने आप को गुड प्रैक्टिसेस की तरफ आसानी से ले जा पाएंगे। तो हमें आप बिल्कुल आसान सा कुछ प्रैक्टिसेस बताइए, छोटी छोटी हैबिट्स बताइए कि जिनको अपनाकर हम तज़किया नफ्स कर सकते हैं। देखें, ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सुल्तानुल हिंद, एक मरतबा क्या हुआ कि आपको गशी के दौरे पड़ते थे, आप बेहोश हो जाते थे, बार बार बेहोश हो रहे, बार बार, यहाँ तक कि कई नमाज़ों के लिए भी मसाइल होने लगे। मुरीदों ने कहा यार बाबा जी की तो नमाज़ें क़ज़ा हो जाएंगी, अच्छा नहीं होगा। एक ने कहा यार मैं एक हिंदू साधु को जानता हूँ, हिंदू साधु बाबे को, उसको जो है ना हज़रत को ले चलते हैं उसके पास। कहते नहीं यार हज़रत को एक हिंदू के पास ले जाएँ, नहीं हज़रत नाराज़ हो जाएंगे। हज़रत होश में किसी ने हज़रत जान की अमान पाऊँ आपको ले चलें, वो बाबा बड़ा पहुँचा हुआ है, नहीं खबरदार मुझे कहीं नहीं लेकर जाना। फिर आप बेहोश हो गए। उन्होंने कहा चल यार बाबे को उठा ले आते हैं। वो गए, सारे बाबे को उठा के ले आए, साधु बाबे को। वो आया, उसने कहा चल भाई देख हज़रत को क्या है। उसने छुड़तर मंतर कुछ छुकारा पड़ा, हज़रत होश में आ गए। हज़रत बड़े फरमाया यार तूने इतना कमाल कहाँ से हासिल किया? कहा बस जी महाराज ये सब मेरे जो है ना गुरु जी की कृपा है। क्या गुरु की कृपा है भाई? कहा जी महाराज गुरु मेरा कहता था कि जो तेरा मन कहे उसका उलट कर, जो तेरा मन कहे उसका उलट कर। मुझे नींद आती थी, मैं बाहर जाके तालाब में नहाना शुरू हो जाता था, भूख लगती थी मैं भागना शुरू हो जाता था, प्यास लगती थी सूखी चीज़ें खाना शुरू कर देता था। जो मेरा मन कहता था मैं उसके उलट करता था। देखो जी मुझे भगवान ने कितनी जो है ना कमाल हासिल दे दिया। अच्छा बड़ी बहुत गुड भाई, वेरी गुड। चल फिर मेरा बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा जी ये तो मेरे धर्म का मामला। अरे बेटा तूने अभी तो कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि जो मेरा मन कहे उसका उलट करना। अब तेरा मन कहता कलमा ना पढ़ तो तू पढ़। समझ में आई बात? वो फौरन कहने लगा अरे महाराज यहाँ मैं आपका इलाज करने नहीं अपना इलाज कराने आया था, और फिर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये है बुजुर्गों की बातें। उन्होंने लेकिन कितनी एक ज़बरदस्त हमें क्लू मिल गया हमारी लाइफ गुजारने का, जो हमें अल्लाह ने पहला कलमा जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा, नहीं कोई इबादत के लायक, ठीक है ना। जब नफ़ी कराई जाती है, जब हम अहले सुलूक में जाते हैं, बुजुर्गान दिन में जाते हैं, जब कोई किसी पीर का मुरीद बन जाता है तो वो यही जिक्र पकवाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब ये जिक्र पक जाता है तो फिर आगे पढ़ाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सरकार की बारगाह में पहुंचाते हैं, फिर सरकार अल्लाह की बारगाह में पहुंचाते हैं। और बिल्कुल खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दी मौलाना साहब। अगर हम माशरे की बात करें, माशरे में बिगाड़ देख रहे हैं, माशरा टूट फूट का शिकार है, बुराइयाँ हैं, क्या वजह यही है नफ्स पर काबू नहीं है? अभी मैं जब सदर से चला हूँ और यहाँ तक पहुँचूँ ट्रैफिक जाम में, कोई 20 मिनट मेरे पास एक कॉल आई हुई थी कराची से किसी की, जी मेरी बहन पर जादू कर दिया है, जी मुझ पर जादू कर दिया है, मेरे भाई पर ये कर दिया है, वो कर दिया है। मैंने सीधा पूछा बेटा आपकी एज? बोला मेरी बहन की एज पता नहीं 38 40 समथिंग लाइक दैट। और मैंने कहा शादी? बोला नहीं जी शादी। मैं आपकी एज बताया जी मेरी 32 34 समथिंग लाइक दैट। भाई इतने हो गया, किसी की भी शादी नहीं हुई। आज के दौर में जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है ना वो यही है कि हम खा तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें रहें। अब मेरी बात को थोड़ा सा अगर वास्ट हार्टेड एंड वास्ट माइंडेड होकर के आप सोचेंगे ना, आपको बात समझ में आ जाएगी। जो हमारे नफूस की जो गंदगी है, आलूदगी है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर से एक बड़ी वजह है हलाल का ना खाना। हराम जब हम खाते हैं दिल पर जंग आता है, हमारा जो जिसे कॉन्शियस या ज़मीर कहते हैं वो मुर्दा हो जाता है। हुजूर ने फरमाया बंदा दुआ करता है, यहाँ तक हाथ उठाता है कि आसमानों तक चले जाएं उसके हाथ, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता, क्यों? उसके पेट में हराम है। इसी तरह जब हम अपने नफ्स को बेतहाशा तगड़ा कर लेते हैं, खिला पिला के हलाल हराम की तमीज़ छोड़ के
तो नतीजा ये होता है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां फैल जाती हैं। जो हमारे माशरे की आपने बात की, हमारा माशरा नफ्स के तज़किये के लिए तैयार नहीं है। हराम छोड़ना है वो नहीं छोड़ता। एक बंदा कहता है कि जी वो उसने जो है ना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, लड़का लड़की बगैर शादी के मिल गए और ये हो गया वो हो गया। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा गुनाह है हरामकारी। क्या झूठ उससे छोटा गुनाह है? गीबत उससे छोटा गुनाह है? सूदखोरी को आज आप हलाल कराने के दर पे हुए में, तो क्या ये सब छोटे गुनाह हैं? जब हम गुनाहों की आमेजिश, जब गुनाहों की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ज़्यादती हो जाती है, तो हदीस मुबारक का मफ़हूम अर्ज़ कर दूँ। आका अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता सुई की नोक के बराबर पैदा हो जाता है, और जब वो कोई नेकी करता है वो मिट जाता है। लेकिन जब वो मुदावमत करता है, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, वो दोबारा नुक्ता पैदा होकर फैलना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है पूरा कल्ब उसका स्याह हो जाता है, कोई बात उसके ऊपर असर नहीं करती, और नतीजा ये होता है अल्लाह से उसके रसूल से दूर हो जाता है। इसको दूर करने का बेशुमार वज़ाइफ पता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो जिसको हम तैयार नहीं है याद करने के लिए। हम रोज़ जब हम कब्रिस्तानों में जाते हैं, मैं अभी 16वें रोज़े, अमजद साबरी की भी उसी दिन बरसी थी, अल्लाह उसको गरीक़ रहमत फरमाए। 16वें रोज़े मेरा एक दोस्त का छोटा भाई, ही वॉज अबाउट 27-28, अनमेरिड, अचानक वफ़ात पा गया। जवान लड़का, उसको मैं खुद कब्र में उतरा, कब्र में उसको उतारा। मुझे वल्लाह समझ में मतलब है कि लग पता चल गया कि कब्र क्या है। कई मरतबा कब्र में उतरने की सादत नसीब हुई है, अनकरीब जाना तो है, लेकिन नोबडी इज़ रेडी टू थिंक अबाउट इट। ब्राइट फ्यूचर फ्लैश लाइट सब लगा रहे हैं, बट नोबडी थिंक्स अबाउट द रियल फ्यूचर, द फ्यूचर ग्रेव, कब्र जिसके अंदर हमने जाना है। उसके लिए तैयारी क्या है? उसके लिए नफ्स को कोई तज़किया करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो हम अपने अतराफ़ में बेचैनी देखते हैं, बेइत्मीनानी देखते हैं, टेंशन डिप्रेशन देखते हैं, अगर हम एक बार इस कोशिश को कर लें, तज़किया नफ्स की कोशिश को कर लें, तो मेरे ख्याल में इस सब से भी निजात मिल जाए। ये भी हमारे अतराफ़ ना रहे, और हम शायद इसके लिए भी तैयार नहीं। बात यह कि जब प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग द थिंग विच वी हैव टू डू। हमें मौत को याद रखना जो हम नहीं कर रहे हैं, हमें हलाल कमाना जो हम नहीं कर रहे हैं, हमें बुराइयों से रुकना जो हम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कितना वाज़े एक क्राइटेरिया दे दिया है। अल्लाह ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये जितनी दुनिया में कौमें आप आई हैं ना, तुम उनमें सबसे बेहतरीन हो। यू आर द बेस्ट। रीज़न तामुरूना बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी की दावत देते हो, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जब तुम ये काम करना छोड़ दोगे, व्हाट, लोगों को दावत देना, नेकी की, बुराई से रोकना, जब तुम छोड़ दोगे तो तुम जिल्लत में चले जाओगे, अपना स्टेटस खो दोगे। ये ऐसा ही है, आपने कहा लोगों को दावत देना अच्छाई की, नेकी की, यानी जब हम नफ्स की बात करते हैं तो ये भी क्या हम पर फ़र्ज़ है कि जब हम देखें कोई अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पा रहा, नफ्स के अगेंस्ट जा रहा है, हम उसको भी समझाएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। नबी करीम अलैहि सल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त होगा, हथेली पर अंगारा, जलता हुआ कोयला रखना आसान होगा। ज़रा सोचिए, जलता हुआ कोयला आप अपने हथेली पर रख सकते हैं? फरमाया ईमान बचाना उस वक्त मुश्किल होगा, और उस वक्त रहबानियत जायज़ हो जाएगी। रहबानियत, ये जो क्रिश्चियंस में नहीं होते पास्टर्स, फादर्स, ये शादियाँ नहीं करते, ये कमारे रहते हैं, जस्ट टू कीप देमसेल्फ कीप, कि वो वक्त ही ऐसा होगा। साहबा ने, या रसूल आपने तो हमें हुक्म दिए निकाह करने का, फरमाया वो वक्त ही ऐसा होगा मेरी उम्मत पर कि उनको रहबानियत इख्तियार करनी पड़ जाएगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने कीमिया सआदत में बाब निकाह बांधा है। निकाह का इससे बड़ा ताल्लुक़ है। वो क्या है, आप फरमाते हैं 3 स्टेजेस आती हैं बंदे की लाइफ में। एक वक्त आता है कि जब निकाह करना उस पर वाजिब होता है, नेसेसरी, यू मस्ट डू निकाह। एक होता है सुन्नत है, करे करे, नहीं करे नो प्रॉब्लम। एक वक्त होता है जब निकाह ना करना वाजिब होता है, ना करना, एक वक्त करना, एक वक्त ना सुन्नत, और एक वक्त है ना करना वाजिब। तो आपने फिर उसकी तफसीलात लिखी कि एक वो वक्त है कि जब बंदे को अपने नफ्स पर कंट्रोल ना रहे, अब वो लगता है कि यार मैं हराम कारी में मुब्तला हो जाऊंगा, मुझसे नहीं बचा जाएगा, यू बेटर गो फॉर निकाह। एक है कि बंदा नफ्स को अपने कंट्रोल में है, वो रोज़े रखता है, वो अपने नफ्स को इतना बेकाबू होने ही नहीं देता,
अब उसके लिए बेहतर है कि वो करे कि अंबिया की सुन्नत है, नहीं भी करता तो नो प्रॉब्लम। सही। बट एट वन स्टेज यू आर नॉट परमिटेड टू डू निकाह। एंड व्हाट स्टेज इज दैट? दैट स्टेज इज कि जब बंदे को मुश्किल हो जाए कि यार अगर मैंने निकाह कर लिया तो मेरा ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक है निकाह ना करने से ईमान बचाना मुश्किल था, यहाँ निकाह करके ईमान बचाना मुश्किल क्या हो गया कि उस वक्त उसकी औलाद, उसकी बीवी, उसके अहबाब उसको कहेंगे हमें बस माल ला के दे, हलाल दे या हराम दे, हमें तो बस किसी भी तरह दुनिया की तायुशात दे, हमें ये दे, हमें वो दे। वी डोंट डैम केयर अबाउट इट कि आइदर यू आर ब्रिंगिंग इट बाय हलाल मीन्स और बाय हराम मीन्स, हम परवाह नहीं है। तो ये वो वक्त होता है कि जब बंदा अपने आप को, नफ्स को कंट्रोल करे, अपने आप को बचाए। और इमाम गजाली ने आखिरी जुमला लिखा, 1000 साल हो गए इनको वफात पाए, फरमाते मेरा वक्त आ गया कि निकाह ना करना वाजिब है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स आपने कोट की और नफ्स से जुड़ी बहुत सी मिसालें आपने वाज़ेह की, किस तरीके से नफ्स को काबू रखना, नफ्स को काबू रखेंगे तो ही माशरा आगे बढ़ेगा और माशरे से बुराई ख़त्म होगी। तो आज हमने इस मौजू पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें बहुत जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अहम खबर थी, हमने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब ऑफिस पहुंचना है, वो पहुंच गए हैं। खबर ये आ रही है कि इस सिलसिले में इंतजामात भी पूरे हैं। अब जबकि बिलावल वहाँ पहुंच गए, क्या माहौल है, क्या खबरें? सुहेल रशीद हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। सुहेल रशीद, डी चौक पर पुलिस की जानिब से वाटर कैनन पहुँचाया गया है? जी ऐसा ही है, डी चौक पर तो वाटर कैनन पहुंचाया गया है, लेकिन कुछ कारकुनान नैब और हेडक्वार्टर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। और बिलावल भुट्टो जब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेशी के लिए अंदर गए हैं तो कुछ कारकुनान ने गेट से अंदर जाने की कोशिश की है, जिस पर अब थोड़ी देर पहले, चंद ही लम्हे पहले, पीपल्स पार्टी के 3 कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उन्हें वापस इमारत से बाहर निकाला गया पहले, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। 3 कारकुनान को यहाँ से पुलिस अपने साथ ले गई है। जो प्रिजनर वैन यहाँ पर पहले ही पहुंचाई गई थी, तीनों कारकुनान को उसमें मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तारियां की गई हैं 3 कारकुनान की, जो कि आज सुबह से ही यहाँ पर पहले से पहुंचे बैठे थे, क्योंकि उसके बाद रास्ते बंद कर दिए गए थे। डी चौक पर जो बिलावल भुट्टो के साथ आने वाले काफिले थे उन्हें वहां पर रोका गया था और वहां पर शदीद नारेबाजी की जा रही है कारकुनान की जानिब से। उनकी जानिब से ये कहा गया जा रहा है कि वो यकजहती के लिए अपने कायद के साथ आए हैं, लेकिन हुकूमत जो कहती थी कि हम कंटेनर्स भी देंगे, लेकिन आज उन्होंने रास्ते ही बंद किए हुए हैं। इस वक्त पुलिस ने वहां पर वाटर कैनन भी पहुंचा दी है। डी चौक मरकज बना हुआ है इस वक्त पीपल्स पार्टी के कारकुनान का, जो आज जरदारी हाउस से बिलावल भुट्टो के साथ यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ बिलावल भुट्टो की गाड़ी को और उनके सिक्योरिटी स्टाफ को ही आगे तक आने दिया गया था और ओल्ड हेडक्वार्टर के अंदर जाते वक्त उनके सिक्योरिटी स्टाफ को भी बाहर रोक लिया गया। बिलावल भुट्टो की गाड़ी ही अंदर जाने की इजाजत दी गई थी उसे। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जॉइंट वेंचर उपल केस में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो चुके हैं। ताहम जो चंद कारकुनान ओल्ड हेडक्वार्टर तक पहुंचने में कामयाब हुए थे किसी तरह से, उनको अब यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ अंदर जाने की कोशिश की थी। मामला ये है, माहौल ये, सुहेल रशीद तो हमें अपडेट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नैब ऑफिस पहुंचे, अंदर है वो, वहां पर वो सवालों के जवाब देंगे। और बाहर क्या माहौल है? बाहर ये माहौल है कि कुछ मकामात पर जियाले थे, लेकिन जहां वो ज्यादा शोर कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, वहां पर पुलिस को आगे आना पड़ा है और जिन जियालों ने अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जाने की कोशिश की थी उनको पकड़ लिया गया है। सुहेल, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, जिस तरह आपने कहा रास्तों से मुताल्लिक और जो कारकुनान वहाँ पर इकट्ठा हुए, वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए, 3 से 4 रास्ते यहाँ पहुँचने के, मागला रोड हो, सेरेना चौक हो या बरी इमाम की तरफ से आना हो या रेडियो चौक की तरफ से आना हो, तो मुझे तमाम रास्तों से मुताल्लिक भी बताइएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखें, तमाम रास्तों को बंद किया गया है। हम 0 पॉइंट से आगाज अगर करें तो 0 पॉइंट की तरफ से पहला नाका लगाया गया है, दूसरा जो नाका है वो नादरा चौक के करीब भी लगाया गया है, जबकि इस जाने आने वाली तमाम जो सड़कें हैं नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स में। और शायद इस वक्त हम आपको बताते चले कि मीडिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोटोग्राफर है एक रोजनामे के, जिनको गिरफ्तार करके कैदियों की वैन में डाल के जर्नलिस्ट को गिरफ्तार क्यों किया गया है? नाके से जहां से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही मीडिया के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। और इस वक्त यहाँ से कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी में उन्हें डालकर ले जाया जा रहा है। सीनियर फोटोग्राफर हैं, अखबार के रोजनामा है, बड़ा रोजनामा है पाकिस्तान का, उसके सीनियर फोटोग्राफर है जिनको हिरासत में लिया गया है। और इस वक्त कैदियों की गाड़ी में उन्हें दीगर कारकुनान के साथ यहाँ से लेकर पुलिस रवाना हो गई है। पुलिस को गाइडलाइंस क्या मिली थी? इनको जियालों को गिरफ्तार करना था, लेकिन मीडिया को तो काम करने देना था, या इनको ये भी कहा गया था कि मीडिया को काम करने ना दीजिएगा?
देखें, पुलिस आज तीसरी बार यहाँ पर ये बड़ी पेशी है नैब बोर्ड हेडक्वार्टर्स में, लेकिन पुलिस के एंड से अगर हम देखें तो मुकम्मल एक नाकामी का सामना है। तमाम तर रुकावटों के बावजूद यहाँ पर हमने देखा कि तीनों बार कारकुनान पहुंचे हैं और इमारत के अंदर तक भी गए हैं, लेकिन पुलिस को शायद अपना सारा गुस्सा जो है वो मीडिया की तरफ मोड़ना चाह रही है, क्योंकि अपनी नाकामी भी यकीनन छुपाना होगी, क्योंकि जो बिल्कुल एरिया मार्क किया गया था कि जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वहां पर 3 कारकुनान पहुंचने में कामयाब हुए तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद, और वहां से उन्हें हिरासत में लेकर जब ले गए हैं और जहां पर उनकी वो तस्वीरें बनाई जा रही थी, मीडिया के जो वहां पे फोटोग्राफर्स मौजूद थे, अखबारी नुमाइंदे मौजूद थे, तो उनको भी साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से जो मीडिया के यहाँ पर नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से पुलिस को आगाह कर दिया गया है कि मीडिया के कारकुनान को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। ताहम इस वक्त यहाँ से कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी रवाना हो चुकी है, यहाँ से वो चले गए हैं लेकर गाड़ी में 3 कारकुनान को भी, और साथ उसमें देखा हमने कि जो एक फोटोग्राफर हैं वो भी मौजूद थे यहाँ पर अखबार के, जिन्होंने नारेबाजी भी की कि उन्होंने बताया अपने शोर से कि मीडिया कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया है, और यहाँ से इस वक्त वो गाड़ी जो है लेकिन बार उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये गाड़ी जिस तरह आप बता रहे हैं प्रिजनर वैन यहाँ से रवाना हो गया है। सोहेल, मैं दोबारा रास्तों की तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह आपने 0 पॉइंट से मुताल्लिक आगाह किया था कि वहाँ पर पहली पिकेट लगाई गई, तो बाकी रास्ते यानी मागला रोड और जो दीगर रास्ते हैं उनसे मुताल्लिक भी बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर किसी और ने वहाँ से मूव करना है तो उसके लिए भी मुश्किल है, यानी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी कुछ दिक्कतें हैं। शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो ओल्ड हेडक्वार्टर्स की इमारत है ये सर्विस रोड पर वाक़ है, और यहाँ पर आने वाले जो रास्ते हैं दोनों तरफ से उसको बंद किया गया है। डी चौक की जानिब से आने वाले जो रास्ता है उस पर, जिससे बिलावल भुट्टो की गाड़ी अभी अब से थोड़ी देर पहले दाखिल हुई है, उसको आज सुबह से बंद रखा गया था, सिर्फ बिलावल भुट्टो की गाड़ी के लिए ही उसको खोला गया है। दूसरी जानिब जो दूसरा रास्ता यहाँ तक आता है, जो सड़क है वो नादरा चौक से आती है, उसको भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, बंद किया गया था। ताहम दरमियान से जो थोड़े से दरख्त हैं उनके दरमियान से कुछ रास्ता यहाँ पर आता है, वहाँ पर खारदार तारें अगरचे लगाई गई थी, लेकिन कारकुनान वहाँ से फिर भी चंद यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हुए थे। उन्हीं कारकुनान को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। ताहम जो कारकुनान को यहाँ पहुंचने की हिदायत की गई थी बिलावल भुट्टो की जानिब से, उसके पेश नजर जो इंतजामात हैं वो पूरे इस्लामाबाद में ही हाई अलर्ट किए गए थे। सिक्योरिटी के 0 पॉइंट की जानिब से आने वाले रास्ते जो हैं उनको भी बंद किया गया था, वहां पर चेकिंग करके ही लोगों को आगे आने की इजाजत दी जा रही थी। और जो ये इलाका पूरा बनता है ये रेड जोन का, इसमें दाखिले के तमाम रास्ते बंद हैं। आज जो सिक्योरिटी के हमने इजाफी इंतजाम देखे हैं, पिछली तब दोनों पेशियां हुई थी तो उससे कुछ ज्यादा इंतजाम आज सिक्योरिटी के किए गए थे, रुकावटें ज्यादा खड़ी की गई थी। ओल्ड हेडक्वार्टर्स के बाहर रेंजर्स के कुछ एहलकार भी मौजूद जरूर हैं, हम जो बाकी सड़कों पे तमाम तर इंतजाम हैं वो पुलिस के पास हैं। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम की जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस के पास है, और तमाम जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। लेकिन पैदल लोग अपनी शनाख्त के साथ ही यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर कारकुनान पहुँचने में आज भी कामयाब जरूर रहे हैं। और इस वक्त जो डी चौक पर जो असल काफिला साथ आया था बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो मौजूद है। वो मौजूद है। सोहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे 4 रास्ते यहाँ तक आने के, चारों बंद। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हुई है और एक फोटोग्राफर को, प्रेस फोटोग्राफर को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से नैब में पेशी है बिलावल भुट्टो जरदारी की, और ये सारा माहौल था जो हमने समा के नाजरीन के सामने रखा। आपके अखबार में क्या है? मेरे अखबार में क्या, आपके अखबार में क्या है? मैं क्यों दिखाऊं? अच्छा, वो कार्टून है वैसे है क्या, हम दोनों की बता सकते, लेकिन ये क्यों है ये हम नहीं बता सकते। ये हम नहीं बता सकते। वैसे कार्टून सिर्फ आपको अम्यूज नहीं करते, कार्टून परेशान भी करते हैं। कितना परेशान करते हैं? जावेद काजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम टू नया दिन। आज फिर जिक्र होगा कार्टून कहानी का, तो पहले मेरा कार्टून यानी जो मैंने सिलेक्ट किया, फैसला कर लें। मेरा कार्टून ये आपका कार्टून जो इन्फ्लेशन के हवाले से, अब देखें वो हर राह उधर को जाती है, मकतल से गुजर के जाती है। इस मरतबा जो पाकिस्तान की मैशियत है वो आपके सामने है, 12-13% पे इन्फ्लेशन चल रही है, और ईद सामने पड़ी है, और उसके बाद रमज़ान भी एक इन्फ्लेशन आता है। तो जो पूरी एक आपके जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए टर्न अराउंड कह लें, उसमें करण वो बहुत ही अताब में आ गए हैं गरीब बेचारे, मार्जिनलाइज लोग। यानी आपके जेब में थे 5000, वो इतने सारी चीज़ें लेके आते थे, अब वो इतनी सारी चीज़ें नहीं लेके आएंगे, उससे मकदार कम हो गया। तकरीबन 30 से 35% वो इजाफा होने की वजह से मसला है। देखिए इन्फ्लेशन तो 12% है, कोई चीज़ गरीबों की जो है वो, और जो एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, एक सेंसिटिव, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो ज़्यादा चीज़ें अक्सर गरीब लोग लेते हैं,
लगभग 10 लाख लोग कहते हैं बेरोज़गार हुए हैं, 1 करोड़ लोग कहते हैं कि कोई बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। तो इस वक्त मैं कहा बड़े सालों के बाद, बड़े दिनों के बाद आपने इसहाक डार साहब जो बाहर से पैसे लिए, जो अरबों डॉलर लिए, स्विफ्ट बॉन्ड था, पता नहीं क्या था, इतने सारे कर्ज़ों से आपने रिजर्व्स बनाए, फिर इंपोर्ट बिल बढ़ गया, फिर वो 27% 30% पे जाकर डॉलर जो है वो आपका अप्रिशिएट हो गया ऊपर, और उसकी जो आपकी मिसमैनेजमेंट की इकोनॉमी की, और इन्होंने जो कर्जे लिए वो उन कर्जों को उतारने के लिए, और इन्होंने जो मिसमैनेजमेंट की वो भी आपके सामने है। अभी भी और कट्स भी लगने अभी। वो गुजरा किस पे, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबेजना, ये गरीबों पे गुजरी है, इन्फ्लेशन गरीबों पे गुजरी है। इसको कितना करीब से देखा है ना, उनको देखना चाहिए था। ये जो छुरा जिससे गुजर के इस बाप बेटे को जाना है, ये उनको देखना चाहिए था, जो करता धरता बैठे ना। ये जो इन्फ्लेशन की जो पुलसरात है या इन्फ्लेशन की जो ये है, ये किसने गुजारनी है? पहुंच नहीं पाएंगे ईद बाजार तो वो गरीब गुजरेगा। बच्चों ने बहुत ही बुरा हाल हुआ है गरीबों का। और ये आप जब मिसमैनेज करते हैं इकानमी को, जब आप फिस्कल डिसिप्लिन नहीं लाते हैं और बहरा रवि से पैसे खपाते हैं, अयाशियाँ करते हैं, ज़रा पूछें मियाँ नवाज शरीफ साहब से और हुक्मरानों से, इसहाक डार साहब के, आप अपने घर को किस तरह चलाते हैं, आप पब्लिक फंड्स को किस तरह से चलाते हैं। और ये कहना कि इन्होंने किया उन्होंने नहीं किया, जनरल मुशर्रफ से लेकर सब ने, सारे शुरफाओं ने, सारे हुक्मरानों ने जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को चलाया है, उसमें कसूर किसमें? आखिर में IMF। भाई IMF के पास आपके पास तो दरवाजे खटखटा के वो नहीं पहुंचे ना, आपने उनके दरवाजे खटखटाए। बिल्कुल काजी साहब, लेकिन इस वक्त हम आपके जिक्र करते हैं इस्लामाबाद का डी चौक, वहाँ का मंजर दोबारा आपके सामने रखते हैं। कुछ गिरफ्तारियां पहले हुई थी, कुछ गिरफ्तारियां अब हुई हैं। एग्जैक्टली। शरीर रहमान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी किया, किरण नाज़रीन को वो भी सुनवाते हैं। भी कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, कारकुनान को गिरफ्तार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ये कोई जमहूरियत का राज पे भी कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, कारकुनान को गिरफ्तार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ये कोई जमहूरियत का राज नहीं है। ये कोई जमहूरियत नहीं है। काजी साहब, शरीर रहमान कह रही हैं ये जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब देखें, ये उनको पॉलिटिकलाइज करेंगे, उनको करना है। नवाज शरीफ वाले भी करते हैं। जो खुद नेब है वो, उस पर भी बहुत सारे इस वक्त सवालिया निशानात आ गए हैं, और उसकी एक फेयरनेस को बचाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को कुछ करना चाहिए। तो बहुत मैस हो गई। तो मैं चाहूँगा ज़रा ये आप फुटेज भी देखिए। हम रोल ऑफ पुलिस पे भी बात कर लेते हैं। कुछ गिरफ्तारी में, जैसा किरण ने पहले बताया कि एक फोटोग्राफर को भी गिरफ्तार किया गया है, और जल्दी कंट्रोल में आने वाले लग नहीं रहे से। इसमें तो हो सकता है कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कहा गया हो कि थोड़ा सा आगे खेलें, कुछ फ्रंट फुट पे खेलें, और पेशी पे आने के लिए इतने सारे लोगों को तो बुलाना नहीं चाहिए। इस वक्त तो दर्द सर बने हुए हैं ये लोग, पुलिस के लिए कम से कम। और लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। ये जिस तरीके से हैंडल कर रही है पुलिस, वो किसी भी लिहाज से मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस है, उनको लेके जा रहे हैं डेमोक्रेट। ये 3 तो इन्होंने ऐसे लोग गिरफ्तार किए जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रिजनर्स वैन में डाला, और एक इन्होंने प्रेस फोटोग्राफर, उनको भी धर लिया, उनको भी ले गए। ये फिर इनके लिए गलत खबर बनेगी ना। आप वहाँ पे जब चीज़ें करते हैं, आपको पता होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी सारी जो यहीं बैठ के करते थे तो उसमें ये होती थी। कैसा इस वक्त शेलिंग हो रही है वहाँ पे, हम धुआं देख रहे हैं। शेलिंग वहाँ पर की गई, इससे पहले देखा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है मुंतशिर करने के लिए, और अब जो मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें टियर गैस की शेलिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कारकुनान वहाँ पर इकट्ठा है। डी चौक से पहले की ये जगह है, डी चौक पहुँचने से पहले का ये मकाम है जहाँ पर कारकुनान इकट्ठा हो रहे थे, आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, बढ़ना चाहते थे, लेकिन इनको रोका गया है। और अब ये कुछ देर पहले के मनाज़िर जब खवातीन कारकुनान, इनको भी रोका जा रहा है, इनकी भी पकड़ धकड़ की जा रही है। शरीर रहमान कैप भी लगाए हुए थी, धूप से भी खुद को बचा रही थी, और साथ में ये भी कह रही थी जब उन्होंने बात की कि ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है। इस तरह से ना तो ये बात करने देते हैं, ना ये प्रोटेस्ट करने देते हैं, और ये लोगों को ले भी जाते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, 4 रास्ते यहाँ तक आने के, चारों बंद। आम आदमी छोड़िए, जो इस इलाके में है उसकी परेशानी आप देख सकते हैं। जमहूरी रवैये पे मुझे एक बात याद आ गई। 2 हफ्ते पहले यहाँ असातिज़ा ने जो टीचर्स ने जो यहाँ स्ट्राइक की थी, उस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेयरिंग करवाई थी, वो कौन सा जमहूरी रवैया था? वो तो वो बदल के मकाम वो बदल करें गया, तो वो जमहूरी रवैया नहीं है। ऐसे तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये कोई तरीका नहीं है लार्जली जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, जहाँ इस तरह से जिस के गवर्नमेंट ने 3-4 हफ्ते पहले टीचर्स के साथ जो शेयरिंग करवाई थी, वो भी कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल ही किसी तरीका नहीं है। और जिसके पास पावर आता है वो कुछ न कुछ तो इस तरह के काम करता भी है।
तो इन एनी केस नेब के गिर्द जो है इस हवाले से जहाँ उस हवाले से जहाँ खुद नेब के चेयरमैन पे जो सवालात उठे हैं उसने बहुत बड़ी एक मैस क्रिएट की है और मैस को बहुत ही सेटल होना चाहिए। ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है और इंसाफ के प्रोसेस को ट्रूली फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए भी बेहतर है। ठीक है, एक कार्टून मेरा बाकी था वो रह गया, कोई बात नहीं है। काजी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। कार्टून आपका जो रह गया नहीं, फिर एक और कार्टून और भी होगा, वो भी रह जाएगा। डीर चौक पर जो भी आपको कार्टून रखने होते हैं 2-4 संभाल के। कल बात करेंगे दूसरे कार्टून पे। हमें क्विकली ब्रेक की तरफ कैसा बढ़ना है, फिर ब्रेक से वापस आते हैं, अहम मौजू की तरफ दोबारा जाएंगे। थैंक यू। वेलकम बैक। और आज हमने इंतखाब किया है आड़ू का, कि आड़ू कितना ज़बरदस्त है आपकी सेहत के लिए। उम्मे राहील, डॉक्टर उम्मे राहील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन वंस अगेन। खरबूजा हमें याद है, जबरदस्त रेसिपीज आपने बताई थी, तो आज ये सब कुछ आड़ू पे हो जाए। आड़ू कितना अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। आड़ू बहुत अच्छा है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार तो बनाई नहीं है। और आड़ू अगर बहुत सारे लोग उसको अहमियत नहीं देते हैं या उसको इतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर उसके फ़ायदे पता चल जाए तो खाने में और लगाने में दोनों तरह से इसको इस्तेमाल करें। पहले खाना फिर लगाना बताएं पहले। अच्छा, खाने में तो यह है कि वो उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा रिच क्वान्टिटी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, विटामिन ए जो है वो आपकी आई साइट के लिए, आई विजन के लिए बहुत ये बिल्कुल लेटेस्ट तहकीक भी इम्यूनिटी आपके बिल्ड करता है। एंड विटामिन सी तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेजन बना रहा होता है। पोटेशियम जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैग्नीशियम मौजूद है, मैग्नीशियम एंड B6। अच्छा, ये जो है मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। हमारी ख़वातीन में ये बड़ा मसला है, अभी ऐसी हैं और अभी वैसी, पल में तोला पल में माशा। मैं तो कहूँगी बंदों का भी यही है, इनको भी दे दो। मैं कितना खुश हो रहा था ना किरण, कैसे ख़वातीन की बात हो रही है। पहले ख़वातीन, उसके बाद फिर वो कहना ये चाह रही हैं कि ख़वातीन ज़्यादा आड़ू खाएं, मर्द खा रहे हैं। मर्दों को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ख़वातीन खाएंगी तो फिर मर्दों को खिलाएंगी। जैसे कि जब उनका मूड ठीक होगा तो फिर वो मर्दों का मूड ठीक करेंगी। मर्द खा रहे हैं, ख़वातीन लगा रही हैं। एक्चुअली ख़वातीन पीछे नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। जैसे अभी रमज़ान चल रहा है, अभी आपने खरबूजे की बात की, तो आड़ू का जो शरबत बनता है बहुत ही मज़े का बनता है, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें ये कि आप थोड़ा सा उसमें आम मिलाना है, मैंगो एंड पीच का शरबत बनता है और बहुत ही मज़े का। नया आपने बताया, मैं ट्राई करूँगा, वरना हम सिर्फ लेमन और सॉल्ट डाल के बना रहे थे। आपने सिर्फ थोड़ा सा आड़ू लेना है, उसमें थोड़ा सा आम डालना है, उसके बाद उसमें ठंडा ठंडा पानी मिलाना है। उसमें शेक नहीं बनाएंगे, सिर्फ जूस बनाएंगे और उसको अच्छा सा ब्लेंडर में डाल के मिक्स करना है। शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट चाहें तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। इंतहाई रिफ्रेशिंग होता है। अगर लेमन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये कि आपकी गर्मी का असर ख़त्म कर रहा होता है और एकदम माइंड को बहुत फ्रेश कर रहा होता है। तो दिन में 1-2 ग्लास ये जूस पिए जाएं या फिर कितने आड़ू खाए जाएं? आड़ू के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनकी स्किन ख़राब रहती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आड़ू खाते हैं बहुत से लोग छिलका उतार देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसका छिलका से अपने फेस के ऊपर मसाज कर लें रात को सोते वक्त, आपको कभी वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। आओ, ज़बरदस्त। इतना स्किन की बात की, मैं दोबारा उस तबी फ़वाइद पे आ रहा हूँ। हड्डियों को कैसे मजबूत करते हैं आड़ू? ऐसी क्या इसमें, ऐसा क्या है इसके? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा B6 है, B6 मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है। हड्डियों के बोन स्ट्रेंथन के लिए अच्छा है, लेकिन ओवरऑल इसमें ये नहीं कहेंगे इसमें कि विटामिन डी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट ओवरऑल फ्रूट है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ख़जाना है एक तरह से। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आपका स्टमक सही रहता है, आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो सही रहता है, आप जो भी खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, तो हड्डियां भी मजबूत रहेंगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, अगर इस तरह से चलेगा तो वेट जो है ना कंट्रोल करता है। मतलब वेट मैनेजमेंट के लिए जब हम कहते हैं डाइटिंग के लिए, तो हम कहते हैं आड़ू का इस्तेमाल ज़्यादा करें या कुछ ऐसे फ्रूट इस्तेमाल करें जिसमें शुगर कंटेंट कम हो। एंटी डायबिटिक फ्रूट है ये कंटेंट, एग्जैक्टली। तभी डायबिटिक पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंटी डायबिटिक कहलाता है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इससे मैनेज रहती है उनकी डायबिटीज। देखिए, डायबिटिक मैनेज ही करनी पड़ती है, कंट्रोल करनी पड़ती है। हम ये नहीं कहेंगे कि शुगर को हमने ख़त्म कर दिया, कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है और बड़े मज़े से खा सकते हैं। जैसे कि उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं स्किन की, वो भी कंट्रोल हो जाती हैं। इसकी एक चीज़ बहुत मज़े की है
आपको, मुझे, सबको एक डार्क सर्कल का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ही रहता है। और पूरी करें। इसके अलावा क्या करें? अच्छा, उसमें यह है कि इसके अंदर जो है क्लोरोजेनिक एसिड होता है और विटामिन सी। अगर इसको आप खाते हैं, मैं लगाने की बात नहीं करी, खाने की बात करी, अगर हम इसको खाते हैं तो ये डार्क सर्कल्स को बनने से ही रोकता है। मतलब हम ऊपर से बहुत सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं, लेकिन जब एक ऐसी चीज़ जो कि अगर आप खा रहे हैं तो नेचुरली जो है वो आपके डार्क सर्कल्स नहीं बनेंगे। आपकी स्किन इतनी अच्छी रहेगी और डार्क सर्कल जो फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि एरिया बहुत डेलिकेट होता है, तो जब आप खा रहे होते हैं आड़ू और थोड़ी सी स्किन लगा भी लें उसकी, तो फिर आपका ये है कि कभी डार्क सर्कल्स बनते ही नहीं है। आप 5 दिन तक इसे कंटिन्यू करें तो इससे छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, क्विक रिजल्ट से। जी इफ्तारी जूस की बातों में कीजिए, शेक बन सकता है इसका? आड़ू का शेक बन सकता है, दूध के साथ यानी कोई मसला नहीं है, और ज़्यादा अच्छा उसके शेक बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदी कैसे बनाएंगे? स्मूदी आप दही मिला लें, क्रीम मिला लें और उसके बाद अच्छा लगेगा। पीच योगर्ट बहुत मजे का लगता है। पीची योगर्ट आपने देखा होगा, फ्रोजन योगर्ट जो है पीच फ्लेवर में आती हैं, आपने योगर्ट के साथ इसको मिक्स किया है, फ्लेवर थोड़ा सा ऐड किया है और उसको बिल्कुल चिल कर दिया है और वो आपका फ्रोजन योगर्ट बन जाएगा। और स्मूदी भी आप दही के साथ इसको इस्तेमाल कर लें तो आपकी स्मूदी बन जाएगी। और ये जो हम इफ्तारियों में इतना ऑयली स्टफ खा लेते हैं, पकौड़े हम नहीं रुक सकते खाने से, तो रमजान में खाने चाहिए और उसके साथ साथ ये आड़ू भी खाना चाहिए क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर देता है। बिल्कुल, इसलिए कि फ्रूट चाट तो खा ही रहे होते हैं और उसमें क्रीम ना डालें। अब फ्रूट जो है आप वो सेलेक्ट करें, जैसे लाइक आपका आड़ू हो गया है, उसमें आपका खरबूजा है और अमरूद तो खैर मिलता ही नहीं है रमज़ान में, केला अगर आप उसमें ऐड कर लेते हैं, बाकी जितनी चीज़ें आप थोड़े थोड़े लेमन जूस उसमें ज़रूर ऐड करें। कोलेस्ट्रॉल जैसे आपने कहा वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं तो फ्रूट का इंटेक भी बराबर में रखें, लाजमी, ताकि वो बैलेंस हो जाए। कम से कम 2 आड़ू दिन में खाने चाहिए, लाजमी खाने चाहिए। जिनके लिपिड्स ज्यादा हैं, उनकी फिगर ज्यादा आ रही है, तो वो आड़ू ज्यादा खाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बैलेंस होना शुरू हो जाए, कम होना, डाउन होना शुरू हो जाए। आड़ू का जैसे आप जूस बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा मिंट ऐड कर ले, वो और स्पीडी आपको मतलब रिकवरी देगा कोलेस्ट्रॉल के पर्सपेक्टिव से। और ये जो हम इसको शुगर सिरप में बना के रख लेते हैं तो इसके फवायद में कमी तो नहीं आ जाती? देखिए, शुगर सिरप बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है। आप उसमें सिरप है, अगर आप ऐड करें उसमें, आप हनी में ऐड कर लें, हनी में डाल दें तो मीठा ही करना है, मीठा ही करना है, तो फिर आप हनी इस्तेमाल कर लें। हनी इसका नुकसान नहीं पहुंचाएगा और फायदा भी पहुंचाएगा। एक चीज़ और बता दूं, गुठली जो है हम फेंक देते हैं, और आड़ू की जो गुठली का जो तेल होता है वो गढ़ों के लिए और बहरेपन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। जिनको ऊंचा सुनाई देता है उनको लिए बहुत अच्छा तो हम तो इसलिए फेंक देते हैं कि हमें तो नहीं पता तेल कैसे निकालना है उससे। तेल तो फिर आप किसी से निकलवाएंगे, पंसारी से निकलवाएंगे। उसका तेल जिनको ऊंचा सुनाई देता है या कान में आवाज़ आती है, एक शोर सा लगता है, हर बात एक हल्के से शाय शाय की आवाज़ आती है, अगर वो थोड़ी डालना शुरू कर दें, अपनी कोई मेडिकेशन नहीं छोड़नी है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, लेकिन साथ साथ अगर ये करते रहते तो उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। जबरदस्त, इतने खाना नहीं है, लेकिन खाते नहीं है गुठली को, आड़ू की गुठली को कभी तेल बना के इस्तेमाल करें। थैंक यू सो वेरी मच। आपने छिलके से लेके, गूदे से लेके गुठली तक की अफादियत से मुतालिक बता दिया। आंखों के लिए अच्छा है, बोन्स के अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, डार्क सर्कल गायब हो गए, खाएं भी, लगाएं भी, जूस पिए, स्मूदी इस्तेमाल करें, शेक बनाएं, तो जबरदस्त आज हमने आड़ू का घोटाला बनाया है आपके लिए। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच। आड़ू की बिरयानी बिरयानी भी याद दिला दी इन्होंने, फ्रूट से बात लेकर के जो ये पूरे मील तक ले गए। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि आजकल अबायाज और इन अरब ममालिक में पहले पहने जाते थे और एक ही तरह के अबाया होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो मामलात बड़े मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। अबाया कलरफुल हो गए हैं, इनमें कट्स डिफरेंट हो गए हैं, तरह तरह के कट्स आ गए, तरह तरह के फैब्रिक्स आ गए और लोग मौके की मुनासिबत से उसको वियर करने लग गए, तरह तरह से पहनने लग गए। तो भाई ये बड़ा प्यारा ट्रेंड है और इसी पर बात करने के लिए अबाया डिज़ाइनर फरहीन नाज हमारे साथ हैं। वेलकम टू नियादिन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारे अबायाज हैं। तो ये मुझे बताइए कि लोग आप बना के रख दें और फिर हो जाए, या फिर लोग फरमाइश भी करते हैं कि भाई हमको ऐसा बना के दीजिए? नहीं नहीं, लोग वैसे बेसिकली फरमाइश करते हैं कि हमें ऐसा अबाया चाहिए, तो उनके हिसाब से ही बनाया जाता है। लाइक बेसिकली सारा का सारा काम उनकी कस्टमाइजेशन से होता है। लाइक अगर आप जैसे लंबे हैं और आप मतलब थोड़े स्लिम हैं तो फिर आपके हिसाब से ही अबाया बनेगा। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं और थोड़े फैट हैं तो आपके हिसाब से बनेगा। वो क्या हिसाब होगा, ये मुझे समझाएं ज़रा सा। मतलब जैसे देखें, अगर कुछ कट्स का डिफरेंस आएगा? बिल्कुल कट्स का डिफरेंस आएगा। अब जैसे आपको, मेरे पास ये होता है कि सब कुछ मेड टू ऑर्डर है, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे
जैसे ये अबाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो सकती है आप। जी जी बिल्कुल। जैसे अब ये अबाया है, ये जैसे अब नॉर्मली 56 वाला पहनना चाहे तो वो भी पहन सकते हैं, अगर 54 को चाहिए तो ये उसके हिसाब से बनेगा। छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, तो इसमें पैटर्न्स उसके हिसाब से ही लगाए जाएंगे। तो इसके बराबर वाला ये गाउन बहुत अच्छा लग रहा है। ये किमोनो है, मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया जाता है जैसे जो लोग मतलब थोड़े मॉडर्न लगना चाहते हैं, मतलब अबाया कवर भी नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि हम अच्छे भी लगे, तो उनके लिए किमोनो है। मतलब आप जैसे अगर ओकेजन्स पे जाते हैं, आपको ओकेजन्स पे कुछ पहनना है तो आप वहाँ जाके पहन सकते हैं। और ये आपने भी वही वेयर किया? जी मैंने भी वही। मुझे एक बात समझाएं, अक्सर हम देखते हैं किसी होटल में या किसी ऐसी जगह में कारपेट्स हैं, वो लंबे लंबे अबाया होते हैं, दिल करता है कहते हैं बाजी सफाई करती करती जा रही हैं, वो इतने लंबे क्यों होते हैं? मतलब टेल है, मतलब अब जैसे आपने देखा शरारे भी तो इतने लंबे लंबे होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो भी सबका फैशन है ना। ओके, ये वाला दिखाएंगे मुझे? पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल, उतारने की कोशिश कर लेती हूँ मैं। ये भी बहुत प्यारा है जी। अच्छा, वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर तो आपने इसको बिल्कुल इस वाले गाउन को आपने ऐसे किया है कि अंदर आप इसमें पैंट्स भी पहन सकते हैं, कुर्ताज भी उसके हिसाब से पहन सकते हैं, ये अच्छा लगेगा फ्लेयर्स। लेकिन जो ये वाला है इसके ऊपर तो अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी भी है, थ्रेड वर्क है ये? जी जी एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड वर्क हुआ हुआ इस पे है। इट्स ब्यूटीफुल। और ये फैब्रिक क्या है? ये कोरियन फैब्रिक है, मतलब एक मतलब बहुत अच्छा फैब्रिक है, समर्स में आप इजीली पहन सकते हैं। समर्स के हिसाब से बहुत ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का सा लग रहा है। ये सिल्क समर्स में रिकमेंड करती हैं आप? सिल्क जी सिल्क अच्छा रहता है समर्स के लिए, बस सिल्क का एक प्रॉब्लम है, इसमें स्टेन्स आ जाते हैं, वो आप सबको पता ही है, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन आप खवातीन ब्लैक और ब्राउन पहन रही होती थी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो खवातीन कलरफुल पहनती हैं, हर कलर के अबाए पहनती हैं, और आजकल तो प्रेफर ही कलर्ड किया जाता है। अब यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स हैं और मतलब डिफरेंट आप ओकेजन्स में जा रहे हो, हर जगह कलरफुल। और कुछ खवातीन ये भी कहती हैं कि मुझे फ्लेयर्स वाला बना के बिल्कुल दे। बिल्कुल, कुछ ये भी कहती हैं, देखिएगा जैसे इसमें बहुत फ्लेयर है, इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये देखें इसका उठा सकती हैं। जी जी बिल्कुल, इसको उठा सकते हैं, उठा ले, ऐसे नहीं मालूम हो रहा। देखिएगा, वाओ ये तो पूरा फैला हुआ नीचे से। जी जी बिल्कुल, इसमें अच्छा खासा फ्लेयर है, और ये गिर गया, कोई बात नहीं, सिर्फ फ्लेयर अच्छा है। जी बिल्कुल। ओके, तो ऊपर वो किसी भी मैचिंग स्कार्फ के साथ किसी भी मैचिंग स्कार्फ के साथ पहन सकते हैं जो उनको अच्छा लगे। और इसके लिए फैब्रिक क्या होना चाहिए जो इतने सारे इतने प्यारे फ्लेयर्स बनेंगे? इसके लिए वैसे नॉर्मली कोरियन फैब्रिक होते हैं, और उसके अलावा नदा भी होता है, मतलब नदा में भी आराम से अच्छे अबाए बनते हैं। नए नए नाम बता रही हैं फैब्रिक के, सारे कोरियन फैब्रिक है। और ये केस में अगर दूसरे कलर्स के ऊपर जाएंगे तो ये और एनहांस होंगे? जी जी बिल्कुल, कलर में तो एनहांस होता है, कलर में ब्यूटी, आपको पता है कोई भी कलर अच्छा लगता है। मतलब अबाया में भी कुछ स्टाइल्स हैं, लाइक ये जैसे आप फैब्रिक तो बता रही हैं कोरियन, ऐसा भी टर्किश स्टाइल है, या फिर दैट ये साउदियन स्टाइल है? बिल्कुल बिल्कुल, साउदियन स्टाइल्स होते हैं, कोट्स होते हैं, टर्किश अबाए होते हैं, उसके अलावा किमोनोज होते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के अबाए होते हैं। अब सबकी प्रेफरेंसेस पे है कि कौन कब क्या पहनना चाहता है। और प्राइस भी थोड़ी बता देंगे, सिल्क के आपने स्टाइलिश से मुझे दिखाए हैं, सबकी प्राइसेस थोड़ी डिफरेंट है, लाइक ये 30 रेंज जनरली जो मेरे पास जो रेंज है वो 2400 से ऑनवर्ड 5000। आप ऑनलाइन कर रही हैं इसको? जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन कर रही हूं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। हम क्विकली ब्रेक लेंगे और हम अल्लाह हाफिज कहेंगे ना जी? अल्लाह हाफिज, मुलाकात हो कल दोबारा। अल्लाह हाफिज।